फटाफट बच्चों आंसर देंगे, ठीक है ना, लेट मत करिएगा बच्चों, बस आंसर देने में फटाफट आंसर दीजिएगा, क्योंकि मैं ज्यादा वेट नहीं करवाऊंगा क्वेश्चन में, जल्दी जल्दी चलेंगे आगे, सो दैट हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर कर पाए, क्योंकि टाइमिंग फिक्स है, क्वेश्चंस जो हैं हम मैक्सिमम से मैक्सिमम लेके बैठे हैं, जितने कवर कर पाएंगे उतने लेके चलेंगे। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, स्टेनलेस स्टील हैज अ मच हायर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में देख लूंगा, ठीक है। स्टेनलेस स्टील हैज अ मच हायर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, देयर आर ग्रेटर पॉसिबिलिटीज ऑफ डिस्टॉर्शन एंड रैपिंग। ध्यान से देखिए बच्चों, क्या कह रहा है कि जब हम बात करें स्टेनलेस स्टील की, तो स्टेनलेस स्टील हैज मच हायर, उसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन मतलब एक्सपेंड होने की जो एबिलिटी है कि गर्म किया आपने एक्सपेंड हो गया, वो एबिलिटी जो है वो कह रहा है हायर होती है। देयर आर ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्टॉर्शन एंड रैपिंग, वन ऑफ द मेथड यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग हीट इफेक्ट इज, उसके हीट के इफेक्ट को कम करने के लिए इनमें से कौन सा मेथड यूज होता है। तो मैंने बच्चों हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी अगर इस लैंग्वेज को आप पढ़ोगे तो आप पढ़ सकते हो। स्टेनलेस स्टील में विस्तार का बहुत अधिक गुणांक होता है, विरूपण और विरूपण की अधिक संभावनाएं होती हैं, गर्मी के इस प्रभाव को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधि में से एक का उपयोग है पिनिंग, प्रीहीटिंग, कॉपर चिली प्लेट या ब्यूरी इन सैंड आफ्टर, बरी इन सैंड आफ्टर। बच्चों जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, कौन सा जो है इसमें करेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक बच्चों, ज्यादा वेट नहीं करूंगा, मैं सीधा सीधा आपको समझाते चलूंगा, और आंसर बी 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 डी सी डी मिक्स आंसर सब लोग बता रहे हैं। एक सेकंड, जरा मैं आपके कमेंट को थोड़ा बड़ा कर लूं, जो मुझे आराम से दूर से दिखाई दे, नहीं तो मैं बार बार क्वेश्चन के आगे आऊंगा फिर, ठीक है। तो अब मैं जो है थोड़ा सा यहीं से देख पाऊंगा आपके कमेंट को। चलिए बच्चों, ठीक है, चलो तो आंसर है यहाँ पे बच्चों, स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो आंसर है यहाँ पे बच्चों, दैट इज योर, यहाँ पे प्री हीटिंग नहीं है बच्चों, यहाँ पे याद रखिए आपके रिड्यूसिंग, हीट के इफेक्ट को रिड्यूस करना है बच्चों, हीट के इफेक्ट को रिड्यूस करना है, एंड दैट इज कॉपर चिली प्लेट, ठीक है ना। हम यहाँ पे कॉपर चिलिंग का यूज करते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पे पिनिंग, पिनिंग हमारी बच्चों हार्डनिंग को कम करने के लिए, स्टेन हार्डनिंग के लिए होती है, पिनिंग जो है वो हार्डनिंग के लिए की जाती है, प्री हीटिंग जो है वो हार्डनिंग सरफेस को हार्डनिंग करने के लिए, ये स्ट्रेस के रिलीज स्ट्रेस के लिए की जाती है, स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए की जाती है, ठीक है ना। तो आंसर यहाँ पे बच्चों रहेगा आपका सी विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट, अब स्पीड पकड़ लो बच्चों। व्हाट इज द पर्पस ऑफ पोस्ट हीटिंग इन सर्टेन वेल्डेड जॉब्स। वेल्डेड जॉब में बच्चों पोस्ट हीटिंग का क्या पर्पस है, पोस्ट हीटिंग मतलब बाद में हीट करने का पर्पस क्या है, पोस्ट हीटिंग का पर्पस जो है वो क्या होता है। ऑप्शन है बच्चों, टू रिड्यूस हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस, हार्डनेस और ब्रिटलनेस को कम करने के लिए, है ठीक है, ठीक है, समझ आ रही है बच्चों बात, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, मैंने पूछा भी नहीं आज आपको। हाँ, तो अगला है बच्चों हमारा पोस्ट हीटिंग इन सर्टेन वेल्डेड जॉब्स, तो यहाँ पे टू रिड्यूस हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस, टू इंक्रीज हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस, टू रिड्यूस टफनेस, टू इंक्रीज द कूलिंग रेट। तो बच्चों यहाँ पे हम पोस्ट हीटिंग कर रहे हैं, मतलब बाद में हीटिंग कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं, हार्डनेस और ब्रिटलनेस को रिड्यूस करने के लिए, हार्डनेस और ब्रिटलनेस को रिड्यूस करने के लिए, बिल्कुल सही, ए विल बी द करेक्ट आंसर। यू हैव बीन आस्क्ड टू वेल्ड ओपन कॉर्नर जॉइंट बाय ऑक्सीएसिटाइलिन प्रोसेस, हाउ विल यू अवॉइड प्रॉब्लम ऑफ अंडरकटिंग। देखिए बच्चों, आपको कह रहा है कि अगर आप ओपन कॉर्नर, कहीं पर कोई ओपन कॉर्नर ज्वाइंट कर रहे हैं गैस वेल्डिंग से, मेरी जब मैं इधर पढ़ रहा हूं ना, आप जिसको इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा है, वो जब मैं समझा रहा हूं मेरी बात सुनिए, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि आपको किसी ओपन कॉर्नर पे वेल्ड करने को, ओपन कॉर्नर पे जॉइंट को वेल्ड करने के लिए कहा जाए ऑक्सीएसिटाइलिन वेल्डिंग से, तो वो कह रहा है कि हम अंडर कटिंग की प्रॉब्लम को कैसे अवॉइड करेंगे, हाउ विल यू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ अंडर कटिंग, ठीक है बच्चों। और अगर इस पूरे सेशन के दौरान किसी भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि जल्दबाजी में आंसर गलत दे दिया गया है, या कोई डाउट लगता है या कंफ्यूजन लगता है, तो प्लीज सेशन खत्म होने के बाद आप अभी नोट कर लीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन है, टाइम नोट कर लीजिएगा कितने मिनट पे,
ठीक है ना। और जहां पे जो है कमेंट बॉक्स में टाइम डाल दीजिएगा, आपको तुरंत कल ही जो है इसका सब क्वेश्चन का क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अवॉइड एक्सेसिव वीविंग ऑफ ब्लो पाइप, अडॉप्टिंग राइट वर्ड वेल्डिंग टेक्निक, सेटिंग कार्बोराइजिंग फ्लेम या अप्लाइंग फ्लक्स ओवर द जॉइंट। तो बच्चों हमने अंडर कटिंग को अवॉइड करना, और ये क्वेश्चन मैंने पहले भी लिया था आप लोगों का कि अंडर कटिंग को अवॉइड करना है। तो सबसे सही तरीका क्या है कि हमारे पास अवॉइडिंग एक्सेसिव वीविंग ऑफ ब्लो पाइप, हमें ब्लो पाइप को जो हम लपेटते हैं उसको हमें कम करना होगा, अवॉइड करना होगा एक्सेसिव वीविंग मतलब होता है एक तरह से बुनना, समझो उसके आसपास चढ़ाना, ठीक है ना। तो उसको हमें कम करना होगा। और प्लीज बच्चों हमारा आईटीआई का जो चैनल है, आईटीआई का जो टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें सभी लोग जुड़ जाएं, ठीक है ना, उसमें सभी लोग जुड़ जाएं। तो यहां पे बच्चों ए विल बी दी करेक्ट आंसर। द कटिंग एज ऑफ अ हॉट चीजल इज ग्राउंड टू एन एंगल ऑफ, जो बच्चों हॉट चीजल है उसका कटिंग एज ऑफ अ हॉट चीजल इज ग्राउंड टू एन एंगल ऑफ। तो बच्चों ग्राउंड में हॉट चीजल जो है वो ग्राउंड में क्या एंगल बनाती है, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री, 30 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट, जहां जहां बच्चों मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूंगा समझ लीजिए वो आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो उसका आंसर जरूर ढंग से याद रख लें, ठीक है ना। क्या होगा, दैट इज कॉल्ड कितना एंगल, दैट इज योर 30 डिग्री, दैट इज योर 30 डिग्री, क्लियर, दैट इज योर 30 डिग्री। क्लियर है, समझ में आई बच्चों बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, spelter of different composition is required to braze different metals, which one of the following composition suitable for brazing steel। अगर बच्चों हमें स्टील की ब्रेजिंग करनी है तो हमें क्या कंपोजिशन चाहिए होगी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिशन हमें लगेगी सुटेबल रहेगी ब्रेजिंग ऑफ स्टील के लिए, कौन सी हमारी कंडीशन जो है वो सुटेबल रहेगी ब्रेजिंग ऑफ स्टील के लिए। तो यहाँ पे बच्चों पहला है एक पार्ट कॉपर का लीजिए और एक पार्ट जिंक का लीजिए, ठीक है, एक पार्ट कॉपर का और एक पार्ट जिंक का, ठीक है, दो पार्ट कॉपर के, एक पार्ट जिंक का, 3 पार्ट कॉपर का या 2 पार्ट जिंक का या 4 पार्ट। तो बच्चों याद रखिएगा इक्वल होना चाहिए, दैट विल बी 1 पार्ट कॉपर 1 पार्ट जिंक, 1 पार्ट कॉपर 1 पार्ट जिंक, ए विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वेल्ड जोन इन स्पॉट वेल्डिंग। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वेल्ड जोन स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट वेल्डिंग में बच्चों मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होता है, आप सबको पता बच्चों, जब भी स्पॉट वेल्डिंग करते हैं वो चार अलग अलग प्रोसेस के थ्रू होके निकलता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, टच कराते हैं, फिर होल्ड फिर प्रेस करते हैं, फिर होल्ड करते हैं, प्रेशर दबा के रखते हैं, फिर रिलीज करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे में याद रखिए मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है नोड के बीच में, वो मैक्सिमम टेम्परेचर किस रेंज का होता है। तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस, 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड वेरी गुड, मैक्सिमम लोगों का सही है, मैक्सिमम लोगों का आंसर यहाँ पे सही है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। प्लीज बच्चों थोड़ा सा 1 सेकंड का टाइम निकाल के सेशन को लाइक तो कर ही दीजिएगा अगर आपको सही लग रहा है तो, लेकिन शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो भी ग्रुप आपके नोन में है जहां आप मैसेज करना अलाउड है आपको, वहां शेयर कर दीजिएगा जरूर, बिना ये सोचे समझे कि किसी ग्रुप का काम का है या नहीं है, क्योंकि जिसके काम का होगा वो आगे फॉरवर्ड कर देगा। व्हाट इज द प्री हीटिंग टेम्परेचर टू वेल्ड अ कार्बन स्टील हैविंग 0.3% टू 0.45% कार्बन। तो बच्चों क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्री हीटिंग टेम्परेचर। प्री हीटिंग मतलब पहले से हीट करने के लिए टेम्परेचर क्या होगा टू वेल्ड अ कार्बन स्टील हैविंग 0.3 टू 0.45% कार्बन, किसी कार्बन स्टील जिसमें कार्बन परसेंटेज इतना है। तो बताइए यहाँ पे प्री हीटिंग टेम्परेचर क्या होगा, 100 से 120, 150 से 280, 280 से 350। तो बच्चों यहाँ पे देखिए प्री हीटिंग टेम्परेचर पूछ रहा है, तो प्री हीटिंग के लिए याद रखिएगा दैट विल बी 150 से 280 डिग्री सेल्सियस, 150 से 280 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, बी विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ फ्लक्स कवर्ड इलेक्ट्रोड इज यूज्ड टू फ्यूजन वेल्डिंग ऑफ कास्ट आयरन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, कह रहा है विच टाइप ऑफ फ्लक्स कवर्ड इलेक्ट्रोड, किस तरह का फ्लक्स से कवर्ड इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड जो होता है उसके ऊपर जो कोटिंग चढ़ाई जाती है उसको हम फ्लक्स कहते हैं बच्चों, जिसके अंदर काफी सारी प्रॉपर्टीज डाली जाती हैं, जैसे कंटेमिनेशन से बचाना, बाहर की जो हवा से दूषित हो सकता है उससे बचाना है ना, ऑक्साइड फॉर्मेशन हो सकती है एटमॉस्फेरिक गैसेस से, वातावरण की गैसेस से, उससे बचाना है, ठीक है, और आर्क को, अगर आर्क वेल्डिंग कर रहे हो तो आर्क को स्टेबल रखना है। ऐसी कई सारी चीजें जो हैं हमें हेल्प करती है, हम उस फ्लक्स जो हेल्प करता है हमें इन चीजों से बचाने के लिए। तो कह रहा है किस तरह का फ्लक्स कवर्ड इलेक्ट्रोड इज यूज करेंगे हम
फ्यूजन वेल्डिंग ऑफ कास्ट आयरन में, कास्ट आयरन की फ्यूजन वेल्डिंग में किस तरह का फ्लक्स जो है हम यूज करेंगे बच्चों। यहां कह रहा है बेसिक टाइप ऑफ फ्लक्स यूज करेंगे, रूटाइल टाइप यूज करेंगे, सेल्यूलोज टाइप यूज करेंगे, या फिर आयरन ऑक्साइड टाइप यूज करेंगे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो याद रखिए बच्चों, हमेशा जब हम कर रहे हैं कास्ट आयरन की तो हमें बहुत ज्यादा कोई फ्लक्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बल्कि ये भी आता है कई जगह पे कि फ्लक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जब हम कर रहे हैं तो इसमें आंसर आप हमेशा बेसिक टाइप यूज करेगा, ठीक है ना। वी हैव टू यूज अ बेसिक टाइप फ्लक्स, या फिर यूज ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो ए विल बी दी कर कब, जब कास्ट आयरन की बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मेथड ऑफ बैलेंसिंग ऑफ वन श्रिंकेज फोर्स विद अनदर श्रिंकेज फोर्स टू अवॉइड डिस्टॉर्शन कैन बी अचीव्ड इन आर्क वेल्डिंग। ध्यान से सुनेगा बच्चों, ठीक है। क्या बोल रहा है, मेथड ऑफ बैलेंसिंग वन श्रिंकेज फोर्स विद अनदर श्रिंकेज फोर्स टू अवॉइड डिस्टॉर्शन कैन बी अचीव्ड बाय आर्क वेल्डिंग। देखिए बच्चों, आर्क वेल्डिंग जब हम कर रहे हैं तो वो कह रहा है जो उसमें सिकुड़ने का चांस है, ठीक है ना, वेल्ड में, तो ये समझ लीजिए वो कह रहा है कि अगर हम एक तरफ जो श्रिंकेज फोर्स लग रहा है, जो सिकुड़ने वाला फोर्स लग रहा है, जो सिकुड़ रहा है उसे, ठीक है ना, उसको हम जो है विद अनदर श्रिंकेज फोर्स अगर हम बैलेंस करते हैं तो मेथड ऑफ बैलेंस क्या कहलाता है बच्चों वो, ठीक है ना। यूज ऑफ कॉपर वेल्डिंग सीक्वेंस, लोकेटिंग पार्ट्स आउट ऑफ पोजीशन, अवॉइडिंग ओवर वेल्डिंग, या प्री वेल्डिंग। तो बच्चों ये अच्छा है क्वेश्चन, बट इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकता बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिए बच्चों, ऐसे में जब हम दोनों श्रिंकेज फोर्स को बैलेंस करना चाहते हैं तो जो उसका सही तरीका होता है वो तरीका होता है बच्चों कि आपका जो वेल्डिंग सीक्वेंस है वो प्रॉपर रहे, यूज ऑफ अ प्रॉपर वेल्डिंग सीक्वेंस, ठीक है। तो ए विल बी दी करेक्ट आंसर, यूज ऑफ अ प्रॉपर वेल्डिंग सीक्वेंस, ए विल बी दी करेक्ट आंसर, वेरी गुड, यूज ऑफ प्रॉपर वेल्डिंग सीक्वेंस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, what will happen if a medium carbon steel welded joint is allowed to cool in air immediately after arc welding। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, प्लीज सभी लोग लाइव आए बच्चों, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि अब आप इसे बाद में देख लेंगे सेशन को। मैं तो कहूंगा कि लाइव साथ करते चलें, कल फिर एक रिवीजन का मौका मिल जाएगा जब आपको नॉन टेक्निकल करना है कल, क्योंकि ठीक है ना। तो व्हाट विल हैपन इफ अ मीडियम कार्बन स्टील वेल्डेड जॉइंट इज अलाउड टू कूल इन एयर इमीडिएटली आफ्टर आर्क वेल्डिंग। तो बच्चों कह रहा है, ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा है, आफ्टर आर्क वेल्डिंग के बाद बच्चों क्या होगा मीडियम कार्बन स्टील वेल्डेड जॉइंट में अगर उसको हम एयर में कूल करते हैं तो, ठीक है ना। जैसे ही आर्क वेल्डिंग होती है उसके बाद हम उसे हवा में अगर ठंडा करते हैं तो मीडियम कार्बन स्टील में क्या होता है, क्या देखने को मिलता है। तो वो कहता है भैया, आपको पता है बच्चों कि हमारा जैसे हम बोलते हैं नॉर्मलाइजिंग में हम क्या करते हैं, हवा में ठंडा करते हैं किसी चीज को, ठीक है ना। तो जॉइंट विल गेट अनील्ड, जॉइंट जो है वो अनील्ड हो जाएगा। द बीड विल बी पोरस, द जॉइंट विल क्रैक, द जॉइंट विल बेंड। तो बच्चों इनमें से जॉइंट में क्या देखने को मिलेगा, वेरी गुड, सभी का सही आंसर है बच्चों, वेरी गुड। पवन, राम, मोहन, सबका सही आंसर है। मैं नाम एक दो ही लिए लेकिन मान के चलिए सबका सही है, दैट इज द जॉइंट विल बी क्रैक, मतलब बिल्कुल सही। और ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों, इसीलिए मेरे ख्याल से सबने पढ़ा हुआ भी है क्वेश्चन को, ठीक है ना। सभी का सही है, जॉइंट विल बी क्रैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन सप्लाइड बाय कार्बोराइजिंग फ्लेम मेक्स वेल्ड। तो बच्चों जो कार्बन सप्लाई के, भाई कार्बोराइजिंग फ्लेम में आप सबको पता है बच्चों, कार्बोराइजिंग फ्लेम में कार्बन की परसेंटेज ज्यादा होने से एक एक्स्ट्रा फ्लेम भी बनती है, 3 लेयर बनती है वहां, है ना, एक इंटरमीडिएट लेयर भी होती है। तो आप सबको पता है वो कार्बन जो है हमारा, उसके वजह से जो कार्बन सप्लाई किया जा रहा है कार्बोराइजिंग फ्लेम में, क्योंकि एसिटाइलिन की मात्रा ज्यादा होती है तो वो वेल्ड को क्या बनाता है बच्चों, टफ बनाता है, डक्टाइल बनाता है, ब्रिटल बनाता है, हार्ड एंड ब्रिटल बनाता है। बहुत आसान है बच्चों, क्योंकि आपको पता है कार्बन ज्यादा छोड़ा जा रहा है तो वो हार्ड और ब्रिटल ही बनेगा। दिमाग में एक थोड़ी थिक बिठा दो ना, है ना, कार्बन छोड़ा जा रहा है तो वो हार्ड और ब्रिटल ही बनेगा। क्लियर है, तो आंसर क्या रहेगा, डी विल बी दी करेक्ट आंसर, डी रहेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, वेयर ऑल अराउंड वेल्ड सिंबल शुड बी ड्रॉन इन द वेल्डिंग सिंबल। तो बच्चों यहां पे कह रहा है ऑल अराउंड वेल्ड सिंबल जो है शुड बी ड्रॉन द वेल्डिंग सिंबल, कहां पे, ओवर कंटिन्यूअस रेफरेंस लाइन, ठीक है। आप देखो यहाँ पे बच्चों दिया हुआ है तो आपको एक फिगर जिसमें कंटिन्यूअस रेफरेंस लाइन दिखा रखी है,
डैश रेफरेंस लाइन दिखा रखी है, ये टेल दिखा रखा है और ये एरो दिखा रखा है जंक्शन जहां पे हम वेल्ड को दिखाते हैं। तो वो आपसे पूछ रहा है कि ऑल अराउंड वेल्ड सिंबल जो है, ऑल अराउंड वेल्ड सिंबल जो है, जहां पे मानो हम कहें कि ऑल अराउंड में वेल्डिंग होनी है, वो सिंबल हम किस में से, किस लाइन या किस जगह पे शो करेंगे। तो यहाँ पे है ओवर कंटिन्यूअस रेफरेंस लाइन में या डैश रेफरेंस लाइन में या टेल में या जंक्शन में, तो कहां पे शो किया जाएगा बच्चों? बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, वेरी इंपॉर्टेंट। बताएं बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों ऑल अराउंड बोल रहे हैं हम लोग, तो कहां पे शो करेंगे? जंक्शन में बच्चों, एट दी जंक्शन, एट दी जंक्शन। डी विल बी दी करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द डिफेक्ट्स इज कॉज्ड बाय हायर करंट? हायर करंट, ज्यादा करंट होने की वजह से बच्चों कौन सा डिफेक्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है? ज्यादा करंट होने की वजह से, ये इस तरह क्वेश्चन हमने पहले भी कराया था बच्चों, ज्यादा करंट होने की वजह से हमें देखने को मिलता है अंडर कट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत कॉमन है। बी विल बी दी करेक्ट आंसर। वेल्डिंग ऑफ कॉपर इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस इज डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ इट्स। जल्दी बताएं बच्चों, जल्दी प्लीज बच्चों, मतलब और दिन से तो ज्यादा आने चाहिए, स्पेशल सेशन आप लोगों के लिए है, ठीक है ना। देखो 3 घंटे चले या 4 घंटे चले उससे मतलब नहीं है, आप कितना ज्यादा क्वेश्चन यहाँ कर पाते हैं उससे मतलब रखिए, ठीक है ना। एक अच्छी प्रैक्टिस के तौर पे बैठिए। और कुछ बच्चे जो जॉब वॉब से आ रहे हैं वो भले ही थके होंगे, लेकिन उस थकान को मुंह हाथ धो के दोबारा जब बैठेंगे, बस वही मेहनत है बच्चों, और कुछ भी नहीं। आप बसों में लटक के आ रहे होंगे, आप ऑटो में आ रहे होंगे, कहीं पैदल आ रहे होंगे, कहीं दौड़ के आ रहे होंगे, वो मेहनत नहीं है, समझ रहे ना, वो दूसरी टाइप की मेहनत है। वो मेहनत नहीं रिफ्लेक्ट होगी यहाँ, मेहनत वो रिफ्लेक्ट होगी जो आप पढ़ाई में करेंगे, जो इसके लिए डायरेक्ट मेहनत होगी, ठीक है ना। कई बार हम थक थुक के आते हैं, हमें लगता है हमने बहुत यही मेहनत कर दी, अब तो मेरा पेपर निकल जाना चाहिए था। नहीं बच्चे, पेपर उसी से निकलेगा जो मेहनत उसके लिए की जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखिए। वेल्डिंग ऑफ कॉपर इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस इज डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ इट्स। तो बच्चों वेल्डिंग ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग में कॉपर की वेल्डिंग जो है वो डिफिकल्ट होती है बिकॉज ऑफ इट्स। किसके वजह से बच्चों? उसकी क्या, थर्मल कंडक्टिविटी की वजह से, या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वजह से, या हाई टफनेस की वजह से, या डक्टिलिटी। तो बच्चों सबको पता है कॉपर की क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो ज्यादा है, जिसकी वजह से वो ज्यादा हीट डिसिपेट करता है और उससे वेल्ड करना जो है वो डिफिकल्ट होता है। तो ए विल बी दी करेक्ट आंसर। What is the size of the electrode suitable for welding a fillet joint of 4 mm thick mild steel plate in arc welding? बच्चों आर्क वेल्डिंग में 4 mm की थिक माइल्ड स्टील की अगर प्लेट है, उसको हमें वेल्ड करना है, तो इलेक्ट्रोड का साइज क्या होगा बच्चों? तो मैंने आपको पहले बताया था बच्चों, जितनी आपकी प्लेट आप लेके चलेंगे, ठीक है ना, ये लगभग साइज ऑफ इलेक्ट्रोड क्या होगा? तो पहले क्वेश्चन ले रखा है, जल्दी बताएं। अगर 4 mm की मोटी आपकी माइल्ड स्टील की प्लेट है, तो बताएं आपको साइज ऑफ इलेक्ट्रोड क्या लेके चलना है? साइज ऑफ इलेक्ट्रोड बच्चों क्या लेके चलोगे? बी बी बी, वेरी गुड, 3.15 mm, ठीक है, 3.15 mm, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। व्हाट इज द करंट रेंज रिक्वायर्ड फॉर डाया 5 mm माइल्ड स्टील इलेक्ट्रोड इन आर्क वेल्डिंग? अब बच्चों वही है, 5 mm का डाया है माइल्ड स्टील इलेक्ट्रोड का, तो बताइए करंट जो है वो क्या होगा? तो याद रखिए बच्चों, इससे ये भी समझिए, देखो थिकनेस ऑफ द प्लेट के हिसाब से, थिकनेस ऑफ प्लेट के हिसाब से साइज ऑफ इलेक्ट्रोड डिसाइड होता है, और साइज ऑफ इलेक्ट्रोड के हिसाब से आपका करंट जो है वो सप्लाई की जाती है। तो अब यहां पे बोल रहा है कि अगर 5 mm माइल्ड स्टील का आपका इलेक्ट्रोड है आर्क वेल्डिंग में, तो बताइए करंट जो है वो आपको किस रेंज में देना होगा? तो याद रखिए बच्चों, करंट विल बी ऑन 180 से 270 एम्पियर की रेंज में देना होगा, 180 से 270 एम्पियर की रेंज में देना होगा। सी विल बी द करेक्ट आंसर। द इलेक्ट्रोड विच डिपोजिट मोर अमाउंट ऑफ वेल्ड मेटल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड। तो बच्चों वो इलेक्ट्रोड जो ज्यादा अमाउंट जो है वो वेल्ड मेटल को छोड़े पर यूनिट टाइम के हिसाब से, उसे हम क्या बोलेंगे? बेसिक कोटेड इलेक्ट्रोड बोलेंगे, आयरन पाउडर इलेक्ट्रोड बोलेंगे, हैवी कोटेड या डीप पेनिट्रेशन इलेक्ट्रोड बोलेंगे। बहुत आसान है बच्चों, आंसर बताएं। उस तरह के इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या बोलेंगे? द इलेक्ट्रोड विच डिपोजिट मोर अमाउंट ऑफ वेल्ड मेटल, ठीक है ना, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं आप। वह इलेक्ट्रोड जो प्रति इकाई समय में अधिक मात्रा में वेल्ड धातु जमा करता है, वह कहलाता है, बताइए वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है बच्चों आयरन पाउडर्ड इलेक्ट्रोड, वो कहलाता है आयरन पाउडर्ड इलेक्ट्रोड। काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोस्ट हीटिंग टेम्परेचर फॉर वेल्डिंग मीडियम कार्बन स्टील प्लेट? बच्चों कार्बन स्टील प्लेट के लिए पोस्ट हीटिंग टेम्परेचर क्या होगा? मतलब बाद में जब हम हीट कर रहे हैं उसे कार्बन स्टील को, तो किस टेम्परेचर पे उसे हीट करेंगे? तो दैट इज 100 से 300 डिग्री सेल्सियस पे, 100 से 300 डिग्री सेल्सियस पे।
The normal method of testing the purity of generated acetylene gas is holding a soaked filter paper against the stream of purified gas for 10 seconds. देखो बच्चों ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, मैं समझा देता हूं। वो कह रहा है जो नॉर्मल मेथड है किसी एसिटाइलिन गैस की प्योरिटी को टेस्ट करने का, ध्यान सुनो, एसिटाइलिन गैस की प्योरिटी को टेस्ट करने का जो नॉर्मल मेथड है वो क्या है कि गैस को पास करो, उसके आगे एक फिल्टर पेपर रख दो, ठीक है, कुछ सेकंड्स के लिए, 10 सेकंड्स के लिए। अब वो कह रहा है इन विच सॉल्यूशन द फिल्टर पेपर इज सोक टू टेस्ट द प्योरिटी ऑफ जनरेटेड। ये फिल्टर पेपर जो हमने सोक किया है, सोक मतलब एक तरह से किसी चीज में डुबो देना, ठीक है ना, सोक करके मतलब डुबो के, जैसे पानी में सोक करके हमने निकाला, तो ये पानी में डूबा हुआ है ना, अब इससे गैस पास करी। तो वो कह रहा है ऐसा किस में सोक करके निकाला जाता है फिल्टर पेपर को, फिर हम गैस पास करते हैं। तो वो कहता है सोक किया जाता है कॉपर सल्फेट में, कॉस्टिक सोडा में, सिल्वर नाइट्रेट में या सोडियम नाइट्रेट में। जल्दी बताएं बच्चों, ये अच्छा क्वेश्चन है। एसिटाइलिन गैस की प्योरिटी को चेक करने के लिए फिल्टर पेपर को किसमें सोक किया जाता है, बताएं। दैट इज सिल्वर नाइट्रेट, बिल्कुल सही, सिल्वर नाइट्रेट में सोक किया जाता है और देन उसके थ्रू जो है वो गैस को पास किया जाता है, जिससे उसकी प्योरिटी का टेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्प्योर एसिटाइलिन गैस एंटर्स द प्योरीफायर एट द बॉटम एंड पासेस थ्रू 3 कंपार्टमेंट। वो कह रहा है जो इम्प्योर एसिटाइलिन गैस होती है वो एंटर द प्योरीफायर, प्योरीफायर में उसके बॉटम में एंटर करती है और पासेस थ्रू 3 कंपार्टमेंट। द कंपार्टमेंट कंटेन इन द प्योरीफायर इज, जो कंपार्टमेंट होता है प्योरीफायर में वो क्या कहलाता है, प्योरीफाइंग मटेरियल, मतलब उसमें क्या होता है प्योरीफाइंग मटेरियल, प्यूमिस स्टोन, फिल्टर वूल या वाटर। तो याद रखिए बच्चों, अगर आपने फिल्ट्रेशन का पढ़ा है तो दैट इज अ प्यूमिस स्टोन, दैट इज अ प्यूमिस स्टोन, वो होता है हमारा प्यूमिस स्टोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन स्पॉट वेल्डिंग द साइज ऑफ नगेट इज कंट्रोल्ड बाय। तो बच्चों आप सबको पता है कि जब हम स्पॉट वेल्डिंग करते हैं तो कोई भी 2 शीट जब उसमें ऐसे इलेक्ट्रोड द्वारा जो है वो स्पॉट वेल्डिंग की जाती है, इस तरह से 2 इलेक्ट्रोड जो है इधर से इधर से, ठीक है, स्पॉट वेल्डिंग की जाती है, तो बीच में एयर रेजिस्टेंस के कारण जो है मेटल मेल्ट होना शुरू होता है और एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में एक डॉट क्रिएट होता है, मेटल मेल्ट होके एक सिलेंड्रिकल जॉइंट क्रिएट होता है। तो सिलेंड्रिकल जॉइंट को बच्चों नगेट कहते हैं, उस सिलेंड्रिकल जॉइंट को नगेट कहते हैं, ठीक है। तो कह रहा है द साइज ऑफ नगेट इज कंट्रोल्ड बाय, ये नगेट का साइज कैसे कंट्रोल होता है। तो बच्चों जितनी ज्यादा देर तक आप रखोगे ना उतना ज्यादा जो है वो आपका नगेट जो है वो नगेट ना कहेंगे, ये कहेंगे जितनी ज्यादा देर तक रहोगे उतना जॉइंट जो है वो मेटल मेल्ट होता रहेगा। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट क्या है कि साइज ऑफ द नगेट डिपेंड है, जितना इलेक्ट्रोड है बच्चों, जितना इलेक्ट्रोड है उस पे ही मेनली साइज डिपेंड है। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें, टाइम एक फैक्टर हो सकता है, करंट है, प्रेशर है, इलेक्ट्रोड कांटेक्ट एरिया, तो बच्चों वही है, इलेक्ट्रोड का जो कांटेक्ट एरिया है उस पे डिपेंड करता है। तो डी विल बी दी करेक्ट आंसर, डी विल बी दी करेक्ट आंसर, क्लियर है। द पर्पज ऑफ यूजिंग रन ऑन और रन ऑफ प्लेट्स ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग बाय यूजिंग अ वेल्डिंग जनरेटर इज। तो बच्चों आपको पता है यहाँ पे रन ऑन और रन ऑफ प्लेट हम लोग यूज करते हैं, रन ऑन और रन ऑफ प्लेट हम लोग यूज करते हैं आर्क वेल्डिंग में, उसका पर्पस क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टू डिस्ट्रीब्यूट द हीट इनपुट यूनिफॉर्मली, टू रिड्यूस द लॉन्गिट्यूडनल डिस्टॉर्शन, टू अवॉइड स्लैग इंक्लूजन डिफेक्ट, टू प्रिवेंट द आर्क ब्लो। बच्चों आप लोग हिंदी में भी चाहो तो पढ़ सकते हैं ताकि आपको अगर किसी चीज का समझ में ना आए मतलब तो। अब देखो बच्चों मैं बता देता हूं आपको, यहाँ पे क्या होता है जब कोई आर्क वेल्डिंग की जाती है और एक आर्क जनरेट होता है, देखिए आर्क वेल्डिंग की जा रही है और एक आर्क जनरेट हो रहा है, तो आर्क के इधर उधर बहकने का डर बहुत ज्यादा होता है, मतलब स्टेबिलिटी, आर्क जो है वो अनस्टेबल हो जाता है इधर उधर। तो ऐसे में क्या है, कभी भी आपने कोई लिक्विड अगर ध्यान दो, अगर आपने किसी लिक्विड को किसी पिचकारी से छोड़ा है तो आपको ध्यान होगा कि शुरुआत में पैराबोलिक ऐसे करके फ्लो होता है, ठीक है ना, उसके बाद जब स्ट्रीम बढ़ा देते हैं तब जाके फ्लो स्ट्रेट जाता है। तो ये जो शुरुआत में ड्रॉप जा रहा है ना बच्चों, ऐसे ही जब स्टार्ट करते हैं, ऑन करते हैं, तब भी जो है चांस रहता है कि आर्क जो है वो इधर जाए, और ऑफ करते हुए भी चांस है कि आर्क जो है वो इधर जाए। तो इसको स्टेबल रखने के लिए शुरुआत में हम मेटल की प्लेट लगाते हैं, ताकि जब दाएं बाएं जाए तो वो मेटल की प्लेट पे जाके जो है वो हिट करे। तो उसको बोलते हैं बच्चों स्टैब इन स्टैब आउट भी बोलते हैं और रन ऑन रन ऑफ भी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू प्रिवेंट आर्क ब्लो, आर्क ब्लो जैसे इफेक्ट को कम करने के लिए, बचाने के लिए, ठीक है ना, याद रखिएगा, आर्क ब्लो जैसे इफेक्ट को बचाने के लिए। क्या समझ में आया बच्चों बात, ठीक है। ठीक बच्चों आपस में ना गपियाएं, जरूरी है कि आप आंसर दें, बस देखो संयम इसी चीज को लेके है कि आप आंसर दें, है ना, मजे तो हम कहीं भी जाके कर सकते हैं, ठीक है,
मजे आप वहां जाके करें जहां स्क्रीन में देखने में मजा भी आ रहा हो। मुझे देखने में तो कुछ मजा नहीं आ रहा होगा ना, तो मुझे तो मेरे साथ रह के तो आपको क्वेश्चन करके ही फायदा है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी डन इमीडिएटली इफ अ सिलेंडर लीक्स ड्यू टू डिफेक्टिव वाल्व और सेफ्टी प्लग। तो बच्चे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा। व्हाट शुड बी डन इमीडिएटली इफ अ सिलेंडर लीक्स ड्यू टू डिफेक्टिव वाल्व और सेफ्टी प्लग। देखो डिफेक्टिव वाल्व और सेफ्टी प्लग के वजह से अगर सिलेंडर जो है आपका लीक होता है, गैस सिलेंडर लीक होता है, ठीक है ना, तो इमीडिएटली क्या करना चाहिए, ट्राई टू रिपेयर इफ योरसेल्फ, अपने आप से रिपेयर करना चाहिए। अब ये तो देखो साफ साफ है कि ये तो आंसर कहीं से सुटेबल नहीं है ना, कि अपने आप से उसे रिपेयर करने लग जाओ या आस्क अदर्स टू रिपेयर, कि दूसरों को बुला के लाओ पड़ोसी को रिपेयर करने के लिए। तो ये दोनों ही सही आंसर नहीं है बच्चों, क्योंकि इमीडिएटली करने वाले काम नहीं है ना ये। मूव इट टू अ सेफ प्लेस, आपको किसी सेफ प्लेस में चले जाना चाहिए, या इन्फॉर्म टू दी सप्लायर। तो बच्चों इसमें जो सबसे क्विकेस्ट है ये है कि भाग जाओ, मूव इट टू अ सेफ प्लेस। सबसे पहले आपको किसी सेफ प्लेस को ढूंढना पड़ेगा, देन उसके बाद वहां जाके बुला सकते हो आप जिसको बुलाना है, ठीक है ना। इन्फॉर्म टू दी सप्लायर या जो भी आपको हेल्प लेनी है वो उसके बाद। तो इमीडिएटली जो करने वाली चीज है कि पहले भाग लो वहां से। क्लियर है, समझ में आया बच्चों? तो बहुत आसान था इसका आंसर करना, ठीक है। व्हाट इज द प्री हीटिंग टेम्परेचर फॉर आर्क वेल्डिंग? बच्चों हमने पोस्ट हीटिंग टेम्परेचर आपको बताया था बच्चों, अभी 100-120 के आसपास, ठीक है। अब प्री हीटिंग टेम्परेचर आपको पूछ रहा है कि प्री हीटिंग टेम्परेचर क्या होगा, तो इसको इकट्ठे ऐसे याद रखो बच्चों। जैसे पोस्ट हीटिंग हमने बताया था 100 से 200-300 के बीच में कार्बन स्टील के लिए। अब यहाँ पे किसके लिए पूछ रहा है, कास्ट आयरन के लिए। तो कास्ट आयरन के लिए पूछ रहा है कि प्री हीटिंग टेम्परेचर क्या होगा, तो याद रखिए बच्चों प्री हीटिंग होता है 350 से 400 डिग्री सेल्सियस। प्री हीटिंग इज 350 से 400 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, विच डिफेक्ट अकर्स इफ कास्ट आयरन इज वेल्डेड विदाउट प्री हीटिंग? कौन सा डिफेक्ट होगा बच्चों अगर कास्ट आयरन को बिना प्री हीटिंग के हम वेल्ड कर दें, ठीक है। पोरोसिटी, अंडरकट क्रैक, या ब्लो होल, या क्रैक। तो बच्चों यहां पे याद रखिएगा, व्हाट डिफेक्ट अकर्स इफ कास्ट आयरन इज वेल्डेड विदाउट प्री हीटिंग, देन इट इज अंडर क्रैक, दैट इज इट गोज अंडर क्रैक। डी विल बी द करेक्ट आंसर। Welding nearer to the neutral axis of a T-fillet joint helps to reduce the effect of welding nearer to the neutral axis of a T-fillet joint। अब जो देखो T-fillet joint की अगर हम बात करेंगे, T-fillet joint की अगर हम बात करेंगे तो T-fillet joint में आपका क्या है, वेल्डिंग नियरर टू द न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस के नियरर जो हम वेल्डिंग करेंगे, हेल्प टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ, तो रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ क्या, किस इफेक्ट को रिड्यूस करता है वो, आर्क ब्लो को, लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन को, श्रिंकेज फोर्स इन द जॉइंट को, या हाई थर्मल एक्सपेंशन। वेरी गुड बच्चों, बताएं यहाँ पे, बताएं। हिराल गजेरा जी, फिटर को तो हमने ऑलरेडी ऐप में काफी कुछ सेशन दिया है बच्चों, ठीक है ना, बट कोशिश करेंगे जितना भी हेल्प आप लोग को अभी भी कर सके वो करते रहेंगे। बट वेल्डर का हमने कोई कंटेंट अलग से नहीं दिया था, इसलिए वेल्डर पे हम लोगों ने अभी फोकस किया है। फिटर तो हमने पूरे सर ने पूरे टाइम ही कराया, पूरे 2-3 महीने से फिटर ही करा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे बच्चों सही आंसर क्या होगा आपका, दैट इज हाई थर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ बेस मेटल। तो हाई थर्मल एक्सपेंशन से एक के इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है ना, रिड्यूस करने के लिए हम लोग जो है यहाँ पे हमारा न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट जो है वो वेल्ड करते हैं। तो दैट इज डी विल बी द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द करंट रेंज रिक्वायर्ड फॉर 1.6 mm MS इलेक्ट्रोड इन आर्क वेल्डिंग? बच्चों ये थोड़े डेटाबेस क्वेश्चन है, इनको बाद में अलग से भी कहीं लिख लेना इकट्ठे इकट्ठे, जो डेटा वाले है ना, जिसमें टेम्परेचर पूछा गया है, कोई डाया के हिसाब से पूछा गया है। तो जैसे व्हाट इज द करंट रेंज, अब इतने डाया के लिए 1.6 mm MS इलेक्ट्रोड के लिए आर्क वेल्डिंग में करंट रेंज जो है वो क्या होनी चाहिए? तो याद रखिएगा दैट विल बी 40 to 60 एम्पियर, दैट विल बी 40 to 60 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, the main advantage of using an iron powder electrode is to, बच्चों आयरन पाउडर इलेक्ट्रोड का मेन एडवांटेज क्या है यहाँ पे, अवॉइड क्रैक इन द जॉइंट, इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द फ्लक्स कोटिंग, रिड्यूस द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वेल्ड, या इजीली कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू आउट द इलेक्ट्रोड। अब देखो बच्चों बहुत आसान है, ठीक है ना। यहाँ पे अभी हमने देखा था कि आयरन पाउडर इलेक्ट्रोड हमने कहाँ यूज किया था, जहां हम ज्यादा डिपोजिशन दे सके, जल्दी पर यूनिट टाइम के हिसाब से जल्दी डिपोजिट कर सके, मतलब हम क्या रिड्यूस कर रहे हैं, टाइम रिड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे साहब बच्चों रिड्यूस द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दी वेल्ड, आयरन पाउडर इलेक्ट्रोड का करने से हम लोग का डिपोजिशन जल्दी होता है, जिससे क्या है हम लोग रिड्यूस कर पाते हैं हमारे टाइम को जो वेल्ड पे जा रहा है। तो सी विल बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है। वन ऑफ द रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ हेयर लाइन क्रैक ऑन द वेल्ड मेटल और बेस मेटल ऑफ अ कास्ट आयरन, तो बच्चों
वेल्ड मेटल और बेस मेटल पे, आपके कास्ट आयरन के वेल्ड मेटल और बेस मेटल पे एक हेयर लाइन क्रैक आने का कारण जो है वो प्रमुख क्या होता है? स्लो कूलिंग, लॉन्ग आर्क लेंथ, यूज ऑफ हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड या लैक ऑफ प्री हीटिंग एंड पोस्ट हीटिंग। ठीक है ना, बताइए बच्चों क्या कारण हो सकता है? कूलिंग का धीरे धीरे होना, ठीक है, लॉन्ग आर्क लेंथ का लंबा होना, हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड का यूज करना, या प्री हीटिंग और पोस्ट हीटिंग की कमी होना। तो याद रखिए बच्चों, प्री हीटिंग एंड पोस्ट हीटिंग की कमी होना, डी विल बी दी करेक्ट आंसर। At the end of a weld bead, the electrode is moved backward for about 10 mm, gradually increasing the electrode angle from 70 degree to 90 degree. This welding technique is followed to avoid. तो बच्चों वेरी गुड। यहाँ पे क्या बोल रहा है वो कि हम जब वेल्ड कर रहे हैं तो वेल्ड के एंड में जो है इलेक्ट्रोड को हम बैकवर्ड मूव करते हैं अबाउट 10 mm के आसपास, और इलेक्ट्रोड एंगल को 70 से 90 डिग्री कर देते हैं, ऐसे से सीधा ऐसे कर देते हैं। तो उस टेक्निक को जो हम यूज करते हैं वो किस लिए करते हैं? इस तरह की टेक्निक यूज हम अंडरकट से बचाने के लिए, डिस्टॉर्शन से बचाने के लिए, क्रेटर डिफेक्ट से बचाने के लिए, या स्लैग इंक्लूजन से बचाने के लिए। तो बच्चों साफ है, बहुत आसान है, दैट इज हम किसी तरह के क्रेटर डिफेक्ट से बचाने के लिए ऐसा करते हैं। सी विल बी दी करेक्ट आंसर, क्रेटर डिफेक्ट से बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। प्लीज बच्चों लाइव बने रहें, अगर आप लोग ही नहीं टिक पाओगे तो हमारे टिकने का क्या फायदा है? ठीक है ना, हम तो सुबह से शाम तक वैसे ही इतना थक जाते हैं कि हमारा तो मन हर समय सोने का ही कर रहा होता है, लेकिन जब हम यहाँ पे टिके हैं कि सर और मैं मिलके तुम्हें मैक्सिमम क्वेश्चन करा दें, अब देखो सर का घर इतना दूर है फिर भी 1 घंटे यहाँ पे वो बैठे रहेंगे जब तक मैं कराऊंगा, फिर मैं कराऊंगा, मैं चलो मैं तो अभी नजदीक हूँ, है ना। तो उस एफर्ट का वैल्यू करिए बच्चों। तो आप लोगों को टिके रहने में कोई नुकसान नहीं है, आप लोग भी जब यहाँ पे टिके रहेंगे, रेगुलर देखते हैं कौन बच्चा, पहले कितने बच्चे टिक पाते हैं 2-3 घंटे, हमें भी ये देखना है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, व्हाट इज द रीजन फॉर सेलेक्टिंग डीसी रिवर्स पोलैरिटी फॉर वेल्डिंग कॉपर बाय आर्क? व्हाट इज द रीजन फॉर सेलेक्टिंग डीसी रिवर्स पोलैरिटी बच्चों कॉपर बाय आर्क? हम वेल्डिंग कॉपर को वेल्ड कर रहे हैं अगर आर्क वेल्डिंग से, तो डीसी रिवर्स पोलैरिटी को सिलेक्ट करने का कारण क्या है? डीसी रिवर्स पोलैरिटी को, अच्छा ये बलवीर जी की शुरू से शिकायत रही है कि विल भी ना बोलें बस आंसर में। चलो भैया हम बलवीर जी आपके लिए आदत भी छोड़ देते हैं, आदत क्या हमें खुद नहीं पता हम कब बोल दे रहे हैं, लेकिन छोड़ देंगे कोई बात नहीं। कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कॉपर व्हेन मेल्टेड डज नॉट फ्लो फ्रीली। 1/3 of arc heat is concentrated on the base metal. 2/3 of arc heat is concentrated on the electrode. तो यहां पे कह रहा है कि डीसी रिवर्स पोलैरिटी को यूज करने का क्या क्या जो है वो रीजन है, ठीक है ना, किसके लिए? कॉपर की वेल्डिंग के लिए, जब हम आर्क वेल्डिंग कर रहे हैं। तो याद रखिए बच्चों, सबसे डीसी रिवर्स पोलैरिटी अगर हम यूज करें, जिसको हम डीसीआरपी भी बोलते हैं, ठीक है ना, डीसीआरपी भी बोलते हैं, डीसी रिवर्स पोलैरिटी को यूज करने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि जो 2/3 आर्क होती है, आर्क हीट, वो होती है इलेक्ट्रोड में। 2/3 हीट जो होती है जनरेट, वो होती है इलेक्ट्रोड में। तो याद रखिएगा 2/3 ऑफ द आर्क हीट इज कंसंट्रेटेड ऑन दी इलेक्ट्रोड। डी विल बी दी करेक्ट आंसर। यही रीजन है बच्चों सबसे ज्यादा, जिसकी वजह से हम रीजन यूज करते हैं कॉपर के लिए डीसी रिवर्स पोलैरिटी। द एंगल ऑफ टॉर्च टू द वर्क इन राइट वर्ड वेल्डिंग टेक्निक इज गैस इन अ गैस वेल्डिंग इज। तो बच्चों वो कह रहा है एंगल ऑफ टॉर्च, राइट वर्ड की बात कर रहा है बच्चों। याद रखिएगा मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट वर्ड राइट वर्ड में दोनों में अच्छे से ध्यान रखिएगा, सर ने पढ़ा भी रखा है कई बार, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है बच्चों, वो एंगल जो है, एंगल ऑफ टॉर्च जो है वो कितना रहना चाहिए? 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। तो आप जल्दी बताइए बच्चों, राइट वर्ड की बात कर रहा है। ठीक है बच्चे, साइड भी हो जाएंगे, बस ऐसे बोल के एकदम साइड हो जाएंगे, ठीक है ना, तो मैं क्वेश्चन दिखता रहा है, ठीक है ना। 40 से 50, बहुत चीजें मैनेज करनी पड़ती है। सर विल भी मत बोलो, सर साइड हो जाओ, सर हाथ पीछे कर लो, सर दोनों जेब से हाथ बाहर निकालो, मतलब अपनी शर्तों पे पढ़वाते हैं बच्चे। वो तो बस इतना है कि तुम में से कोई कमेंट नहीं आता कि सर सांस मत लो, आपकी सांस के, ऐसे भी आए हैं, खैर पहले ऐसे भी कमेंट आए हैं कि सर सांस मत लो, आपकी सांस की आवाज आ रही है। चलिए खैर कोई बात नहीं। प्रीहीटिंग इज नेसेसरी व्हेन कॉपर प्लेट्स आर वेल्डेड बाय आर्क टू कंपेंसेट द इफेक्ट ऑफ इट्स हाई। बच्चों प्रीहीटिंग, देखो ये तो हमने क्वेश्चन ले लिया बच्चों ऑलरेडी, इस तरह का है ना, इस तरह का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी ले लिया। हमने बताया था कॉपर को क्यों यूज कर रहे हैं, थर्मल कंडक्टिविटी, हाई थर्मल कंडक्टिविटी की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इलेक्ट्रोड इज यूज्ड ऑन नेगेटिव पोलैरिटी इन डीसी आर्क वेल्डिंग मशीन। बच्चों इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोड हम यूज करेंगे
ठीक है ना। विच इलेक्ट्रोड इज यूज ऑन नेगेटिव पोलैरिटी इन डीसी, डीसी आर्क वेल्डिंग मशीन में नेगेटिव पोलैरिटी में हम लोग कौन सा इलेक्ट्रोड जो है वो यूज करते हैं बच्चों, याद रखिएगा, वी यूज दी कार्बन इलेक्ट्रोड, वी यूज दी कार्बन इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। डी विल बी दी, डी इज दी करेक्ट आंसर, विल बी ना बोल के डी सही आंसर है, क्लियर है, ठीक है। बाय मिक्सिंग ऑक्सीजन एंड एसिटाइलिन इन डिफरेंट प्रोपोर्शन, बच्चों आपको गैस वेल्डिंग का पता है, ऑक्सीजन एसिटाइलिन को अलग अलग प्रोपोर्शन में हम लोग मिक्स करते हैं जिससे हमें अलग अलग टाइप की फ्लेम्स मिलती हैं। बाय बर्निंग एक्सेस ऑफ एसिटाइलिन ओवर ऑक्सीजन द फ्लेम कॉल्ड, अगर हमारी एसिटाइलिन ज्यादा है ऑक्सीजन से तो फिर हमारी फ्लेम कैसे क्या कहलाएगी बच्चों, सबको पता है, बच्चे बच्चे को कार्बोराइजिंग फ्लेम कहलाएगी, कार्बोराइजिंग फ्लेम कहलाएगी। ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कहलाएगी, दोनों बराबर होगा तो न्यूट्रल फ्लेम कहलाएगी, ठीक है ना, सीधा सीधा है। अगला क्वेश्चन, वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ एयर कार्बन एयर गॉजिंग प्रोसेस इज, तो बच्चों यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि एयर कार्बन आर्क गॉजिंग प्रोसेस की एडवांटेज क्या है, एयर कार्बन आर्क गॉजिंग प्रोसेस की एडवांटेज क्या है। पहला है गॉजिंग कैन बी डन एट लो ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ 40 वोल्ट, गॉजिंग जो है वो ओपन सर्किट वोल्टेज पे 40 से 45 वोल्ट पे की जाती है, ठीक है। दूसरा है बोथ फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स कैन बी गोज्ड, तीसरा है हाईली स्मूथ गोज सरफेस कैन बी ऑब्टेन्ड, और चौथा है वेरी लो करंट कैन बी यूज फॉर गोजिंग। तो बच्चों सिंपल है, ठीक है ना, कि गॉजिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पे क्या है कि दोनों फेरस और नॉन फेरस दोनों यहाँ पे मेटल्स में गॉजिंग हो सकती है। तो बी विल बी दी, बी करेक्ट आंसर है, बी जो है वो करेक्ट आंसर है, बी जो है वो करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ अ कार्बोराइजिंग फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम का यहाँ पे डिस्टिंग्विश फीचर कौन सा, मतलब सबसे अलग फीचर कौन सा है, कार्बोराइजिंग फ्लेम में ऐसी क्या अलग बात है, ये एक तरह से समझ लीजिए, इस वे में आपको आंसर जो है वो करना है। तो पहला कह रहा है टू इनर फ्लेम कोन्स एंड एन आउटर फ्लेम एनवलप, भाई दो इनर फ्लेम होती है और एक आउटर फ्लेम होती है। वो कहता है 3 फ्लेम कोन्स एंड आउटर एनवलप होता है, शॉर्ट येलो फ्लेम एंड आउटर एनवलप होता है, एक कहता है लॉन्ग येलो सूटी फ्लेम एनवलप होता है। बताए बच्चों, इसकी फ्लेम में सबको पता है बच्चों, हमारी 2 इनर फ्लेम होती है और एक आउटर, जो इनर वाली होती है 2 इनर कोन, उसमें एक को हम इंटरमीडिएट फ्लेम भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ए रहेगा इसका करेक्ट आंसर, ए रहेगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाइल ब्रेजिंग वेल क्लीन्ड एंड फ्लक्स ज्वाइंट with suitable filler metal and flame, the deposited filler metal sometimes wets only one plate of the joint. In such situation how do you overcome the problem? अब देखो ध्यान सुनो बच्चों, वो कह रहा है ब्रेजिंग के दौरान जब हम क्लीन करते हैं, ठीक है ना, एंड फ्लक्स दी ज्वाइंट, ज्वाइंट को फ्लक्स देते हैं विद सुटेबल कोई भी फिलर मेटल का यूज करके और फ्लेम का यूज करके, तो वो कह रहा है जो डिपोजिटेड फिलर मेटल होता है वो कई बार गीला कर देता है किसी एक प्लेट को, ठीक है ना। इन सच सिचुएशन, उस सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए हमने क्या करनी होती है, फ्लेम को चेंज करना होता है, हीटिंग ज्वाइंट कृष्ण कुमार जी का मुंह क्यों बन गया भाई, ठीक है कोई बात नहीं, पता चल जाएगा। बाय चेंजिंग फ्लेम, बाय हीटिंग ज्वाइंट, बाय इंक्रीजिंग ब्रेजिंग बाय डिपोजिटिंग मोर फिलर मेटल, ठीक है, बाय डिपोजिटिंग मोर फिलर मेटल। जल्दी बताएं बच्चों, जल्दी बताएं क्या इसमें से करेक्ट आंसर रहेगा, क्या करके हम लोग जो है इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, जिस प्रॉब्लम से क्या हो रहा है, जिस प्रॉब्लम से हमारा फिलर मेटल जो है वो एक ही प्लेट को बेल्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे इस प्रॉब्लम को हम दूर कर सकते हैं, किससे हम कर सकते हैं, बाय हीटिंग ज्वाइंट इवनली, पूरे ज्वाइंट को बराबर तरीके से हीट करके, ठीक है ना, बाय हीटिंग ज्वाइंट इवनली, ठीक है ना, समझ में आई बच्चों बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, what size nozzle will you select for fusion welding of cast iron single V butt joint on 12 mm plate। यहाँ पे क्या कह रहा है, 12 mm की प्लेट है आपको बच्चों, हम इसमें से कौन सा साइज नोजल का लेंगे, ठीक है। विल यू सिलेक्ट फॉर फ्यूजन वेल्डिंग ऑफ कास्ट आयरन के लिए अगर हमें सिंगल वी बट ज्वाइंट करना है तो नोजल का साइज जो है वो क्या लेना होगा, 12 mm की प्लेट लिए, नोजल नंबर 7, नोजल नंबर 10, नोजल नंबर 13 और नोजल नंबर 18। तो याद रखिएगा हमें यूज करना होगा नोजल नंबर 13, नोजल नंबर 13। क्या बोल रहे हैं सर जी, आप अगर हिंदी में प्रश्न बोलेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, वैसे यहाँ सब बच्चे हिंदी वाले हैं, बहुत दिक्कत आ रही है।
मैं हिंदी में तो बच्चे पूरा समझा ही रहा हूँ। अब देखो, दो चीजें हैं, मैं वैसे बता रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पे समस्या सिर्फ बच्चों को ये आ जाती है, कुछ वर्ड है, बस कुछ शब्द हैं जिसका समस्या आ सकती है आपको, और वो शब्द यहाँ पे ऑलरेडी हिंदी में भी इंग्लिश में ही लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो समस्या ये नहीं है, समस्या सिर्फ हमारे दिमाग में है। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ व्हाट इज योर नेम, और वो आपके समझ में नहीं आ रहा, आपको बस आपको सुनना ही नहीं है वो चीज, क्योंकि आपको लगता है मुझे इंग्लिश तो आती नहीं है, तो आपको व्हाट इज योर नेम भी नहीं सुनना है, आपको यही सुनना है कि मेरा नाम क्या है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि बच्चों यहाँ पे लिखा है व्हाट इज योर नेम, इसका मतलब है कि वो आपका नाम पूछ रहा है। अब आपको ये लग रहा है कि जो मैंने समझाया वो भी इंग्लिश में ही है, आपको एग्जैक्ट उसकी हिंदी, बच्चों तो थोड़ा सा अपने आप को यहाँ पे हल्का सा मेरे ख्याल से मोल्ड करोगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। ये सोचिए ना, कल के दिन पे तो जब पहले तक ऐसा होता था कि कंटेंट हमारा सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश में रहता था, अब तो इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा रहता है, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। और जब मैं समझा रहा हूं, मैं बिल्कुल हिंदी में बोल के समझा रहा हूँ कि भाई क्या पूछ रहा है, मैं सीधा उसका मतलब बता दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो वो नॉर्मल भाषा में बता दे रहा हूँ कि ये पूछ रहा है। उससे ज्यादा और बेहतर क्या समझ सकते हैं बच्चे, है ना। तो इसलिए अपने दिमाग में ये चीज मत बिठाओ कि मेरे को इंग्लिश में लिखा हुआ है तो मेरे समझ में ही नहीं आएगा बस, ठीक है। ऐसे में बहुत आप दिक्कत में फंसेंगे, क्योंकि आज के दिन पे ये समझ लीजिए, थोड़ा सा बस, मैं बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं लेकिन मैं एक लाइन बता दूं आपको, दो चीजें हैं, बेहतर टीचर, ठीक है, और बेहतर कंटेंट, ये दोनों का मिश्रण होना बहुत जरूरी है। और अगर आप चाहेंगे, देखो कंटेंट तो मिल जाएगा, कंटेंट तो कोई भी ले आएगा, लेकिन अगर आप चाहेंगे बेहतर टीचर के साथ कंटेंट में बेहतर पढ़ूं, तो उसके लिए बच्चों टीचर ने पढ़ाई ज्यादा करी होगी, और आगे की पढ़ाई ज्यादा अगर करी होगी तो वो सारी पढ़ाई उसने इंग्लिश में करी होगी, हिंदी में तो है नहीं एमटेक, समझ रहे ना। तो जब इस लेवल के टीचर से पढ़ना होगा तो थोड़ा सा आपको भी हल्का एडजस्ट करना पड़ेगा, हल्का टीचर को भी नीचे आना पड़ेगा, समझ ना। तो तब जाके दोनों चीज सुटेबल होगी। ऐसा ना सोचें आपकी कोई आईटीआई ही पढ़ के आपको आईटीआई पढ़ा दे, तो वो थोड़ा सा सही नहीं है ना। वो फिर कंपटीशन के लिए नहीं करवा पाएगा, आपको इन जनरल आईटीआई पढ़ा देगा। तो ये थोड़ा सा आपको अपने लिए बेहतर चुनना पड़ेगा। Which of the following resistance welding machine is used to join pipe section end to end? तो बच्चों इनमें से, बच्चों बहुत आसान है, हम अब देखो ये मैं समझा रहा हूं, इसको समझने में क्या दिक्कत है कि भैया दो पाइप को एंड से एंड जोड़ना है अगर, तो कौन सी वेल्डिंग सुटेबल है। देखो, प्रोजेक्शन वेल्डिंग मशीन, स्पॉट वेल्डिंग मशीन, सीम वेल्डिंग या बट वेल्डिंग, ठीक है। अब इनको इसी नाम से जानते भी हैं, ठीक है ना, इनको इसी नाम से जानते भी हैं। तो अब आंसर आप चूज कर सकते हो बच्चों। तो सामने से सामने हमें जोड़ना है तो वेल्डिंग कैसी रहेगी बच्चों, बट वेल्डिंग रहेगी, है ना। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन वेल्डिंग या इस तरह का ऑप्शन होता है तो वो भी बेहतर ऑप्शन होता है पाइप जोड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पे इस तरह के लिए हम लोग बट वेल्डिंग का यूज कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे कई बार बच्चे सीम वेल्डिंग मशीन से भी कंफ्यूज होते हैं। सीम वेल्डिंग बच्चों जनरली हमारे इस तरह के ज्वाइंट के लिए होती है, जब हम पाइप को ऐसे मोड़ के ज्वाइन करते हैं तब उसमें सीम वेल्डिंग करते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे जो है ये सामने सामने वाला ज्वाइंट जो है वो बट वेल्डिंग हमारी कहलाएगी, क्योंकि एंड टू एंड जोड़ रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा इसलिए, क्लियर है। तो डी रहेगा करेक्ट आंसर। द करेक्ट टाइप ऑफ फ्लेम फॉर प्री हीटिंग बिफोर कटिंग, कटिंग के लिए, कटिंग करने से पहले प्री हीटिंग करने के लिए किस तरह की फ्लेम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, न्यूट्रल फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम, या फिर आपको पूछ रहा है स्लाइटली कार्बोराइजिंग फ्लेम। तो याद रखिएगा न्यूट्रल फ्लेम, याद रखिएगा न्यूट्रल फ्लेम, द बेस्ट वन इज न्यूट्रल, हमारी कौन सी है, न्यूट्रल फ्लेम, बी रहेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। स्पॉट वेल्डिंग बिलोंग्स टू विच वेल्डिंग प्रोसेस, स्पॉट वेल्डिंग इनमें से किस वेल्डिंग प्रोसेस से बिलोंग करती है बच्चों, रेजिस्टेंस वेल्डिंग से। स्पॉट वेल्डिंग किसके अंदर आती है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर। रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर बच्चों स्पॉट वेल्डिंग आती है, सीम वेल्डिंग आती है और प्रोजेक्शन वेल्डिंग आती है। याद रखिएगा तीनों वेल्डिंग जो है वो रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर ही आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटिंग ब्लो पाइप इज मेड आउट ऑफ, कटिंग ब्लो पाइप बच्चों हमारा किससे बनाया जाता है, कॉपर, ब्रास, एल्युमिनियम या ब्रोंज, कॉपर, ब्रास, एल्युमिनियम या ब्रोंज। तो याद रखिएगा दैट विल बनाया जाता है ब्रास से, वो बनाया जाता है ब्रास से। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following electrode is successfully used on electronegative polarity in arc welding, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोड बच्चों यूज करते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिव पोलैरिटी में, जहां पे हमारा इलेक्ट्रोड को नेगेटिव रखा जाता है, उनमें से हम इसमें से कौन से इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं। अब इलेक्ट्रोड को नेगेटिव रखेंगे मतलब इलेक्ट्रोड ज्यादा खर्च नहीं होना है, तो लाइट कोटेड इलेक्ट्रोड जो है वो आपका रखा जाएगा। सिमिलरिटी मिला लो ना अपने आप ही, ए रहेगा करेक्ट आंसर। What defect is caused by gas entrapment in arc welding, बच्चों आर्क वेल्डिंग में अगर अंदर गैस रह जाती है तो भैया कौन सा डिफेक्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है गैस फिर बाहर निकलेगी तो क्या बना के निकलेगी, छेद बना के निकलेगी, पोरस करके निकलेगी, पोरोसिटी, है ना, पोरोसिटी,
ठीक है ना, बी रहेगा करेक्ट आंसर, बी रहेगा करेक्ट आंसर। समझ में आया बच्चों बात, क्लियर है? ठीक है ना, बी रहेगा हमारा करेक्ट आंसर। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे किसी को? नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द साइज ऑफ द नोजल टू बी सिलेक्टेड फॉर गैस वेल्डिंग प्रोसेस वेरीज अकॉर्डिंग टू दी। तो बच्चों जो आपका नोजल का साइज होता है गैस वेल्डिंग के लिए वो वेरी करता है थिकनेस ऑफ द मेटल टू बी वेल्डेड के हिसाब से, मतलब जो मेटल हम वेल्ड कर रहे हैं उसकी थिकनेस के हिसाब से, वेल्डिंग की पोजीशन के हिसाब से, साइज ऑफ फिलर रॉड, जो फिलर रॉड आप यूज करें उसके साइज के हिसाब से, ठीक है ना, या फिर प्रेशर ऑफ द गैस के हिसाब से। बताएं बच्चों, बताएं किसके हिसाब से वेरी करता है हमारा क्या नोजल का साइज? तो नोजल का साइज याद रखिएगा जो मेटल हम वेल्ड कर रहे हैं उसकी थिकनेस के हिसाब से। ए विल बी दी, ए रहेगा करेक्ट आंसर, ए रहेगा करेक्ट आंसर। समझ में आया बच्चों बात, ए रहेगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज यूज्ड टू कंडक्ट द करंट बिटवीन रिटर्न केबल टू वर्कपीस। तो बच्चों यहाँ पे पूछ रहा है इनमें से कौन सा आइटम हम लोग यूज करते हैं टू कंडक्ट द करंट बिटवीन रिटर्न केबल टू वर्कपीस, रिटर्न केबल से वर्कपीस पे करंट को के लिए टू कंडक्ट द करंट लाने के लिए कौन से डिवाइस का यूज किया जाता है? इलेक्ट्रोड होल्डर का, वेल्डिंग केबल का, अर्थ क्लैंप का, या सॉकेट का? अच्छा है बच्चों, ठीक है, ब्लो पाइप वाला ना एक बार, ठीक है ठीक है। आप लोग, मैं बोल रहा ना किसी में भी डाउट होगा तो वो कल का कल ही वो डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा, आप लोग एक बार लिख दीजिएगा। अभी बच्चे ब्लो पाइप के लिए सब कॉपर कह रहे हैं, मैं अभी चेक करवा देता हूँ, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना। गलती कुछ नहीं करवाएंगे बच्चों आपकी, क्योंकि एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किसी में भी आपको डाउट लगेगा आप कमेंट में सिर्फ टाइमिंग, अभी जैसे आपने ब्लो पाइप बोला आप टाइम लिख दीजिए कितने टाइम पे ये ब्लो पाइप वाला क्वेश्चन था, बस वहां पे लिख दीजिएगा इतने टाइम वाला क्वेश्चन, ऑटोमेटिकली जो है उस क्वेश्चन को ले लेंगे हम लोग कल ही, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं बच्चों, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अर्थ क्लैंप, उसको बोलते हैं अर्थ क्लैंप। सी विल बी दी, सी रहेगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम? जैसे हमने कार्बोराइजिंग का पूछा था, ठीक है ना, ठीक है, जैसे कार्बोराइजिंग का पूछा था ऐसे ही आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का सबसे अलग फीचर क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का सबसे अलग फीचर यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे बच्चों टू इनर फ्लेम कोन्स एंड आउटर एनवलप, वी शेप इनर कोन एंड आउटर एनवलप। तो बच्चों तीन तो होते ही नहीं है पहले तो, है ना, तो ये सब तो हटा ही दो ऑप्शन। अब बच्चा वी शेप इनर कोन होगा या यू शेप इनर कोन होगा, जल्दी बताएं, वी शेप इनर कोन होगा या यू शेप इनर कोन होगा? तो याद रखेगा होगा हमारा वी शेप इनर कोन, बी रहेगा करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट मार्क करेगा इसे भी, पूरा पूरा आने का चांस है। What does light, medium and heavy classification of steel pipe depends upon? What does light, medium, याद रखिए बच्चों, हो सकता है कुछ क्वेश्चन, क्योंकि हमें सुबह भी ये डिस्कशन हमारा हुआ था सर का आपस में कि जो आपकी वो है गवर्नमेंट साइट है निमी वगैरह जिससे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर उसमें रहते हैं, तो वहां पे कुछ आंसर गलत हैं, ठीक है ना, कुछ आंसर गलत हैं, लेकिन उनको हमने चेंज नहीं किया है। यहाँ पे पहले हम चेंज कर रहे थे, ऐसे क्वेश्चन हैं जैसे हर 50 में कम से कम 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे, तो हो सकता है उस वजह से भी आपको कुछ क्वेश्चन गलत लगे, लेकिन उस 50 में से जो 2 क्वेश्चन हम लोगों ने गलत लिए हैं वो जानबूझ के गलत लिए हैं बच्चों, क्योंकि उसके वहां से क्वेश्चन उठाए जाते हैं डायरेक्ट, और उनमें पेपरों में जो है वो डायरेक्ट वही आंसर पहुंच जाता है, ठीक है ना। बाद में वो क्लेम में सेटल हो या ना हो उसकी गारंटी कम है, ठीक है, तो इसीलिए वहां पे हमने ज्यादा छिड़कानी नहीं करी, क्योंकि वो 1-2 क्वेश्चन की बात है, तो वो 1-2 क्वेश्चन अगर जैसे थे हमने वैसे ही आंसर आपको बताए हैं, ताकि चांसेस और प्रोबेबिलिटी जो है आपका सही रहे। बाकी अपनी नॉलेज के लिए आप लोग जरूर पढ़ो, क्लियर है। कमेंट पढ़ने का समय नहीं है बच्चे, ठीक है ना, पेपर सर पे है, अगर मैं आपके ABCD आ रहा है दिख रहा है, बाकी कमेंट क्या पढ़ने बच्चे, ठीक है ना। गोविंद पात्रा जी, अगर आप इंजॉय करने के मूड में आए हैं कि कमेंट पढ़ें गप्पे मारें फिर अगला क्वेश्चन पे चलें, तो सॉरी बेटा, ये वो चैनल ही नहीं है, ये चैनल है फटाफट फटाफट अपना काम करने का जिसके लिए आए हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, व्हाट डज लाइट, मीडियम एंड हैवी क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील पाइप डिपेंड्स अपॉन? तो स्टील पाइप के लाइट, मीडियम, तो यहाँ पे बच्चों डी आंसर सबने कहा, जो कि बिल्कुल सही है, दैट इज वॉल थिकनेस ऑफ पाइप। किस पे डिपेंड करता है? वॉल थिकनेस ऑफ पाइप, बिल्कुल सही।
अगला है व्हाट डज द लेटर के इंडिकेट द इलेक्ट्रोड कोडिंग। बच्चों इलेक्ट्रोड की कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा। इलेक्ट्रोड की कोडिंग पे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो इलेक्ट्रोड की कोडिंग आपको यहाँ पे दी हुई है और आपको पूछ रहा है कि इसमें एक के जो है वो अक्षर क्या दर्शाता है। आयरन पाउडर इलेक्ट्रोड 130 से 149% रिकवरी वाला, आयरन पाउडर इलेक्ट्रोड 110 से 126%, रेडियोग्राफिक क्वालिटी इलेक्ट्रोड या लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बताइए यहाँ पे के जो है वो क्या दर्शाता है। तो याद रखिए बच्चों के दर्शाता है हमारा आयरन पाउडर इलेक्ट्रोड विद 130 से 149% या रिकवरी के साथ। तो दैट इज ए रहेगा हमारा करेक्ट आंसर, ए रहेगा हमारा करेक्ट आंसर। What step will eliminate the undercut defect in arc welding? इनमें से कौन सा स्टेप जो है बच्चों वो आर्क वेल्डिंग में अंडरकट को कम करता है, अंडरकट को कम करता है। तो कह रहा है यूज बटरिंग रन, प्री हीट द प्लेट, जो प्लेट है उसको पहले से हीट अप कर लें, डिक्रीज द स्पीड, स्पीड की वेल्डिंग की स्पीड को कम कर लें, या पॉज फॉर अ फ्यू सेकंड्स एट ईच एंड ऑफ द वेव। ठीक है ना, करते समय हम पॉज ले लें कुछ सेकंड का। तो याद रखिए बच्चों सबसे सही तरीका ही यही होता है, डी विल बी डी रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो विल बी में मैं हर बार मुझे याद आ जा रहा है कि तुमने मना किया है। देख रहे हो एक एक बच्चे को कितनी इंपॉर्टेंट देते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, इन द प्रोसेस ऑफ सोल्डरिंग यू हैव नोटिस्ड सोल्डर नॉट स्टिकिंग टू सफिशिएंटली हीटेड कॉपर सोल्डरिंग बिट व्हेन रब्ड ओवर सोल्डर बार, व्हाट स्टेप डू यू टेक टू ओवरकम द प्रॉब्लम। ये थोड़े से बड़े क्वेश्चन है बच्चों की, इस तरह की समस्या आती है तो उसके लिए क्या करें। अब समस्या को दोबारा समझो, क्या कह रहे हैं, सोल्डरिंग की प्रक्रिया के दौरान आपने देखा है कि सोल्डर बार बार रगड़ने पर सोल्डर पर्याप्त गर्म कॉपर सोल्डरिंग बिट से नहीं चिपकता है। ठीक है, इस समस्या को दूर करने के लिए हमें क्या उचित कदम उठाने चाहिए। हमें क्या सोल्डर को प्री हीट कर लेना चाहिए, हमें उसको क्लीन करना चाहिए, हमें चेंज सोल्डरिंग बिट को चेंज करना चाहिए उसकी शेप को, या रब द बिट ओवर शोल्डर फॉर लॉन्ग पीरियड, हमें शोल्डर के ऊपर उसे ज्यादा समय तक रगड़ना चाहिए। तो याद रखिए बच्चों सबसे बेहतर है कि उसको क्लीन कर लें, क्लीन द बिट थॉरली, क्लीन द बिट थॉरली, उसे अच्छे से क्लीन किया जाए। अगला है बच्चों, वेयर शुड वेल्ड सिंबल बी ड्रॉन इन बिलो विच वेल्डिंग बिलो शोन वेल्डिंग सिंबल टू इंडिकेट वेल्ड एट एरो साइड ऑफ द ज्वाइंट। तो बच्चों यहाँ पे जैसे हमें ऑल अराउंड बोला था, यहाँ पे एरो साइड बोल रहा है। वो एरो साइड कौन सा होगा, एट टेल एंड पे होगा, जंक्शन पे होगा, ओवर डैश रेफरेंस लाइन या ओवर कंटिन्यूअस रेफरेंस लाइन। मतलब इस वाले सिंबल को बच्चों अच्छे से करके जाना, इसके सारे पॉइंट पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे पूछ रहा है आपको एरो साइड, तो याद रखिएगा एरो साइड होता है ओवर कंटिन्यूअस रेफरेंस लाइन में, ओवर कंटिन्यूअस रेफरेंस लाइन, डी विल बी डी रहेगा करेक्ट आंसर। इंटरमिटेंट वेल्डिंग मेथड इज यूज्ड टू, इंटरमिटेंट वेल्डिंग मेथड जो है वो किस लिए यूज किया जाता है। इंटरमिटेंट वेल्डिंग मेथड, इंटरमिटेंट मतलब होता है बच्चों बीच बीच में रुक रुक के जो करा जाता है, उस तरह का वेल्डिंग मेथड किस लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे पूछा है मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ वेल्ड मेटल, वेल्ड मेटल को अमाउंट को कम करने के लिए, वेल्ड मेटल के अमाउंट को कम करने के लिए, रेसिडुअल स्ट्रेस को कम करने के लिए। तो देखो रेसिडुअल स्ट्रेस से कोई लेना देना नहीं है बच्चों, रुक रुक के करने का मतलब। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट, हीट का बराबर डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, या हैव द प्लेट्स एक्सपेंडेड टू लेसर डिग्री, ये भी कोई आंसर नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा बच्चों, याद रखिए वेल्ड मेटल को कम की मात्रा को कम करने के लिए, ए रहेगा हमारा सही आंसर, ए रहेगा सही जवाब। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन नॉट बी वेल्डेड बाय एसी वेल्डिंग मशीन इन मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, एक मैनुअल मेटल बच्चों, आर्क वेल्डिंग अगर हम मैनुअल कर रहे हैं, ठीक है ना, आर्क वेल्डिंग अगर हम मैनुअल कर रहे हैं तो आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा मेटल जो है हम यूज वेल्ड नहीं कर सकते एसी वेल्डिंग मशीन से। एसी वेल्डिंग मशीन से बच्चों कौन सा यूज नहीं कर सकते। ऑप्शन है कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, एल्यूमिनियम या हाई क्रम स्टील। तो बच्चों यहाँ पे याद रखेगा जो हम नहीं यूज कर सकते वो है एल्यूमिनियम, वो है एल्यूमिनियम। सर बहुत बड़ा क्लास, बढ़िया, बहुत बढ़िया क्लास लाए आप। ओके ओके, धन्यवाद सागर तिवारी जी। ठीक है, सी विल बी दी, सी रहेगा करेक्ट जवाब। विच टाइप ऑफ फिलर रॉड यू सिलेक्ट फॉर द वेल्डिंग ऑफ ब्रास। देखो बच्चों जितने वेल्डिंग के क्वेश्चन हो सकते थे वेल्डर के लिए, चाहे वो आपका नीमी द्वारा था या प्रीवियस ईयर पेपर था, सब यहाँ पे ले आए। अब आप भी खुद से मतलब ये देख लो ना कि आप ये क्लास को नहीं करते तो क्या आप खुद से इतना बेहतर रिवीजन कर पा रहे हो? क्या आपके पास वो सारा क्वेश्चन का कलेक्शन है? तो बस अगर है तो बहुत अच्छा है, आप वो करिए, और अगर नहीं है तो बच्चे फिर चुपचाप कर लो।
फिर इसमें इधर उधर मत देखो, ठीक है। चलो एक बच्चे ने बोला जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, धन्यवाद बच्चे, एक बच्चे ने बोला जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर तो मतलब वही है कि बाकी सबको ठीक ही लग रहा है, क्योंकि जिस दिन हमने धीरे किया था उस दिन सब परेशान हो गए थे कि धीरे नहीं करो सर, इतना टाइम नहीं है, अब तो बस ज्यादा से ज्यादा करो। चलो, तो व्हाट टाइप ऑफ फिलर रॉड यू सिलेक्ट फॉर वेल्डिंग ऑफ ब्रास, ठीक है बच्चों, सिलिकॉन एल्युमिनियम, कॉपर सिल्वर, सिलिकॉन ब्रोंज अलॉय या निकल। तो हमको पूछ रहा है फिलर रॉड बच्चों कौन सी सिलेक्ट करेंगे हम ब्रास के लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रास के लिए, ब्रास की वेल्डिंग के लिए किस तरह की, ठीक है ना, किस तरह की जो फिलर रॉड है वो हम यूज करेंगे, सिलिकॉन ब्रोंज एलॉय, सिलिकॉन ब्रोंज एलॉय, ठीक है बच्चों। मैं यहाँ पे बता दूं आपको, कई बार कई बच्चे अपना दिमाग लगाते हैं इस चीज में कि अरे यार क्या ही करा रहे सर, समझा तो कुछ रही नहीं है, क्वेश्चन क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो हर क्लास की अपनी वैल्यू है, यहाँ पे ना इस क्लास को कराने की हमारी मेहनत ये नहीं है कि हम खड़े खड़े यहाँ पे बोल रहे हैं, ये तो जो है सो है, उससे बड़ी मेहनत है कि सर ने दिन भर बैठ के क्वेश्चन बनाए हैं आप लोगों के लिए, समझ ना, दिन भर बैठ के क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं। तो कौन से वो ऐसे 300-400 क्वेश्चन हो सकते हैं जो आ सकते हैं, वो है मेहनत, क्लियर है, तो उसके लिए है यहाँ पे आप, समझ आ रही बात। बाकी हमें खड़े खड़े ये बताना है तो हमें भी पता है कि इसमें कोई बहुत बड़ी आर्ट नहीं है कि हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं और उसका आंसर बता दे रहे हैं, ठीक है। वो जब आप लेक्चर पढ़ेंगे प्रॉपर, तो जब लेक्चर पढ़ेंगे तब एक एक आंसर, तब 1 घंटे में सिर्फ 20 ही क्वेश्चन कराए जाएंगे, लेकिन वो 20 क्वेश्चन समझाए जाएंगे, समझ रहे ना। तो ये समझाने वाली क्लास है ही नहीं, ये क्लास है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली क्लास। तो उसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन और उसका आंसर बस साथ में करके ये है कि प्रैक्टिस हो जाती है तो याद रहता है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। क्या बोल रहे थे हम लोग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज फॉर एक्सेसिव स्पैटर इन आर्क वेल्डिंग। स्पैटर समझते हैं बच्चों, जो बाहर छींटे करके गिरता है वो स्पैटर कहलाता है। तो ज्यादा स्पैटर आने का कारण क्या हो सकता है बच्चों, अब सबसे आसान कारण बच्चों क्या है, एक है आर्क ब्लो, एक है यूज ऑफ शॉर्ट आर्क, एक है यूज ऑफ डैम्प इलेक्ट्रोड, एक है वेल्डिंग करंट टू हाई। तो बच्चों सबसे ज्यादा प्रमुख कारण क्या हो सकता है ज्यादा स्पैटर निकलने का, आर्क ब्लो से भी स्पैटर फॉर्म होता है बच्चों, लेकिन प्रमुख कारण है वेल्डिंग करंट अगर आपका हाई है, वेल्डिंग करंट आपका हाई है। तो डी रहेगा इसमें करेक्ट आंसर, डी रहेगा इसमें करेक्ट जवाब। इन द प्रोसेस ऑफ सोल्डरिंग व्हेन वेल क्लीन्ड हॉट सोल्डरिंग बिट इज रब्ड ओवर सोल्डर बार समटाइम्स सोल्डर डज नॉट स्टिक टू द बिट। ये तो क्वेश्चन हमने लगभग ले ही लिया बच्चों, है ना, ये क्वेश्चन तो हमने ले ही लिया लगभग, है ना, बस थोड़ा सा ऑप्शन आगे पीछे हो गए। बाकी हमने बोला जैसे यहाँ पे पूछा थोड़ा सा अंतर है बस, कि कह रहा है सोल्डरिंग के दौरान जो है व्हेन वेल क्लीन हो। अब देखो यहाँ उसने पहले वाले का जवाब यहाँ उसने क्वेश्चन में डाल दिया कि अगर हमने वेल क्लीन किया है हॉट सोल्डरिंग बिट को, रब्ड ओवर सोल्डर बार समटाइम सोल्डर डज नॉट स्टिक टू द बिट, सोल्डर जो है वो बिट पे चिपकता नहीं है। इन सच उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, तो उस सिचुएशन में बच्चों आपको क्या करना चाहिए, सोल्डर को हीट अप करना चाहिए बाय फर्दर हीटिंग द सोल्डरिंग बिट टू रिक्वायर्ड टेम्परेचर ए। तो यहाँ पे सोल्डरिंग बिट को हमें हीट अप कर लेना चाहिए, क्लियर है, ए रहेगा करेक्ट जवाब। कास्ट आयरन वेल्डिंग शुड बी कंप्लीटेड एज क्विक एज पॉसिबल, स्लो वेल्ड प्रोग्रेस रिजल्ट्स इन बर्निंग आउट ऑफ। कास्ट आयरन वेल्डिंग प्रोसेस शुड बी कंप्लीटेड, तो जो कास्ट आयरन वेल्डिंग है आपकी दैट विल बी कंप्लीटेड एज क्विक एज पॉसिबल, स्लो वेल्ड प्रोग्रेस रिजल्ट। अच्छा बच्चों देखो वो कह रहा है कि कास्ट आयरन की जो वेल्डिंग है वो जल्द से जल्द करनी चाहिए, उसकी स्लो करने पे, स्लो वेल्डिंग करने पे हमें क्या प्रॉब्लम आती है, आयरन एंड बर्निंग आउट ऑफ आयरन एंड फॉस्फोरस, कार्बन एंड सिलिकॉन, कॉपर एंड जिंक या लेड एंड टिन। बच्चों याद रखिएगा दैट इज अ कार्बन एंड सिलिकॉन, बर्निंग आउट ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन, क्लियर है, कार्बन एंड सिलिकॉन। क्या आंसर रहेगा, बी रहेगा इसका करेक्ट आंसर, बी 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 ही तो है बच्चे, ठीक है ना, बी ही तो है, बी ही करेक्ट आंसर है। अच्छा 58 में हो रही है क्या कंफ्यूज, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे सर, इस क्वेश्चन को भी एक बार देख लीजिएगा 58 को, ठीक है। कोई नहीं बच्चों आप लोग बताते रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं पीछे पीछे, कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन लगता है जिसमें कंफ्यूजन हो सकता है। सोल्डरिंग आयरन आर मेड ऑफ कॉपर बिकॉज, सोल्डरिंग आयरन आर मेड ऑफ कॉपर बिकॉज, सोल्डरिंग आयरन जो है बच्चों वो कॉपर का बनाया जाता है क्यों, तो जैसे कि हमने पहले ही बोला बच्चों थर्मल हीट कंडक्टिविटी, हीट कंडक्टिविटी, तो यहाँ पे भी साफ है गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सी विल बी दी करेक्ट, सी रहेगा करेक्ट जवाब, सी रहेगा करेक्ट जवाब। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल सिलेक्टिंग नोजल फॉर गैस वेल्डिंग।
ठीक है, यहाँ पे कह रहा है बच्चों इनमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल सिलेक्टिंग नोजल फॉर गैस वेल्डिंग, कि गैस वेल्डिंग के लिए नोजल को सिलेक्ट करते समय किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, फ्लक्स के मेल्टिंग पॉइंट का, बेस मेटल के मेल्टिंग पॉइंट का, फिलर मेटल के मेल्टिंग पॉइंट का, या टेम्परेचर ऑफ फ्लेम जो हमने सेट किया है उसका। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये क्वेश्चन भी। बताएं किसका ध्यान जो है हमें रखना चाहिए, किसका ध्यान जो है हमें रखना चाहिए। तो ध्यान रखना चाहिए बच्चों फिलर मेटल के मेल्टिंग पॉइंट का, फिलर मेटल के सॉरी ये हमारा रहेगा फ्लक्स मेल्टिंग पॉइंट, बेस मेटल मेल्टिंग पॉइंट। तो बच्चों ये आएगा आपका बेस मेटल के, बेस मेटल होना चाहिए ना। एक बार दोबारा नोजल को हम लोग कर रहे हैं बाय सिलेक्टिंग नोजल फॉर गैस वेल्डिंग, हाँ बेस मेटल होना चाहिए बच्चों, बी ही सही है, इसमें भी गलत दिया आंसर, बी इसका सही जवाब है, बेस मेटल, बेस मेटल के मेल्टिंग पॉइंट का। क्लियर है, बेस मेटल के मेल्टिंग पॉइंट का। Which one of the following DC power source is to be selected for electroslag welding process? बच्चों electroslag welding process बच्चों सभी लोग जानते हैं, electroslag welding process के लिए कौन सा पावर सोर्स होना चाहिए, डीसी पावर सोर्स कौन सा होना चाहिए, कांस्टेंट करंट, वेरिएबल करंट, कांस्टेंट वोल्टेज या वेरिएबल वोल्टेज। इसको तो याद रख लीजिएगा बच्चों आगे के लिए, कांस्टेंट वोल्टेज पावर सोर्स, कांस्टेंट वोल्टेज पावर सोर्स। इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग के लिए जो डीसी पावर सप्लाई आपको चाहिए वो चाहिए कांस्टेंट वोल्टेज पावर सोर्स। अगला है स्टेट द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ प्लाज्मा आर्क कटिंग प्रोसेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, प्लाज्मा आर्क कटिंग प्रोसेस का मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो हमें क्या लेके चलना है। तो याद रखिए बच्चों दैट इज कॉल्ड 14,000 डिग्री सेल्सियस, 14,000 डिग्री सेल्सियस, ए रहेगा करेक्ट। नहीं बच्चे कोई पीडीएफ नहीं मिलेगा क्योंकि इसका ही पीडीएफ ही दे देंगे आपको, तो फिर बचा ही क्या, सारा कलेक्शन तो यही है, ठीक है ना। फिर तो आने वाले समय में कोई पढ़ने भी नहीं आएगा, पीडीएफ ही लेके बैठ जाओगे तुम लोग, क्योंकि ये सारा कलेक्शन है आइडिया वेल्डर का अच्छा खासा, पूरी किताब है ये अपने आप में, जो किताब छपी भी नहीं है इस तरह की, ठीक है ना। तो यहाँ जो मेहनत साथ साथ करेगा बस वही है, ठीक है, कोई कलेक्शन नहीं पकड़ाया जाएगा आपके हाथ में। फिर तो जो बच्चा है आने वाला वो पढ़ेगा ही नहीं, बस पीडीएफ लेके खुश। बच्चे जिसको पढ़ना है वो यही सेशन से पढ़े, क्लियर है। हाँ चलो 50-100 क्वेश्चन कराने होते तो पीडीएफ दे देते, लेकिन यहाँ इतने सारे क्वेश्चन करा रहे हैं तो फिर बचेगा क्या हमारे हाथ में, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। ये है 14,000 डिग्री सेल्सियस। हाँ बच्चे रेगुलर आते हैं सेशन में आगे जाके, तो आगे जाके जरूर हम पूरी हेल्प करेंगे कि वो भी दे दें आपको। यहाँ पे कह रहा है बच्चों व्हाट डज द लेटर जे इंडिकेट इन द इलेक्ट्रोड कोडिंग। अब बच्चों इस इलेक्ट्रोड कोडिंग में जे का अर्थ क्या है, जैसे वहां पे आयरन पाउडर हमने के का अर्थ निकाला था, तो यहाँ पे पूछ रहा है बच्चों जे का अर्थ आपका क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए बच्चों जे हमारा यूज हो रहा है, ये जगह पे जो यूज होता है ना के जे, वो होता है बच्चों आपका इसी के लिए आयरन पाउडर इलेक्ट्रोड के लिए, लेकिन एक तरफ हमने 140% तक लिया था, 39-49% तक, और यहाँ है इलेक्ट्रोड विद 110 से 129% तक, 110 से 129% तक, तो सी रहेगा करेक्ट आंसर, ठीक है ना। समझ आ गई बात, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन बच्चों द लेटर एच यूज्ड as suffix letter to at the end of the electrode code indicate that। तो बच्चों जो एंड ऑफ द कोड में हम लेटर एच का यूज कर रहे हैं, एंड ऑफ द कोड में हम लोग जो एच का यूज कर रहे हैं लेटर का, उसका इंडिकेट, वो क्या इंडिकेट करता है बच्चों, हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड, लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, आयरन पाउडर इलेक्ट्रोड, या हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ टू वेल्ड। तो याद रखिए बच्चों वो इंडिकेट करता है लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वो इंडिकेट करता है लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दैट इंडिकेट लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अगला क्वेश्चन है बच्चों फ्रिक्शन वेल्डिंग इज सुटेबल टू वेल्ड। फ्रिक्शन वेल्डिंग जो है वो किसके लिए सुटेबल है बच्चों, रेक्टेंगुलर जॉब्स के लिए, स्क्वायर जॉब्स के लिए, सर्कुलर जॉब्स के लिए, या इरेगुलर जॉब के लिए। बहुत अच्छा बच्चों, दैट इज फ्रिक्शन वेल्डिंग की बात कर रहे हैं। तो फ्रिक्शन वेल्डिंग में जरूरी है बच्चों सामने के दोनों चीजों को घिसा जाए, तो ज्यादा अच्छा कौन सा, जैसे पाइप होते हैं सर्कुलर एंड जिनके होते हैं, तो सर्कुलर जॉब के लिए सबसे, क्योंकि वो घूमते हुए चलती है और रगड़ी जाती है ना, तो उसमें जो है वो घुमाना जरूरी है, तो इसलिए सर्कुलर चीज जो है वो ज्यादा सही तरीके से हमेशा वेल्ड करेगी, तो सर्कुलर चीजों के लिए यूज होती है हमारी फ्रिक्शन वेल्डिंग, सी रहेगा करेक्ट जवाब। The test is conducted to know the quality of weld. Name the test to find out the percentage of elongation of weldment. तो बच्चों अगर हमें वेल्डमेंट के elongation of percentage निकालनी है कि कितना वो वेल्ड करे, कितना वो हमारा वेल्डमेंट रहेगा, उसकी elongation क्या रहेगी, उसको टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट हमारा होता है, गाइडेड बेंट टेस्ट, टेंसाइल टेस्ट, फटीग टेस्ट, या इम्पैक्ट टेस्ट।
तो देखो बच्चों यहाँ पे साफ है कि हम इलोंगेशन देख रहे हैं, खिंचाव देख रहे हैं, और खिंचाव देखने के लिए सबसे बढ़िया जो है, ठीक है ना, वो हो रहा है टेंसाइल टेस्ट, वो होता है टेंसाइल टेस्ट। ठीक है बच्चे, इलेक्ट्रोड कोड के ऊपर मेरे ख्याल से सर ने लेक्चर लिया है, सर डाला आपने कभी इलेक्ट्रोड कोड के ऊपर लेक्चर? इलेक्ट्रोड कोड के ऊपर लेक्चर डाला हुआ है बच्चों, आप प्लेलिस्ट में, यूट्यूब की प्लेलिस्ट में देखिएगा, इलेक्ट्रोड कोड के ऊपर एक पूरा लेक्चर है, बल्कि 2 बार बनाया था सर ने, एक बार खराब हो गया था वो लेक्चर, फिर दोबारा बनाया था। तो याद रखिए इलेक्ट्रोड कोड के ऊपर जो है वो पूरा पूरा लेक्चर है, एक अच्छा खासा लेक्चर है, ठीक है ना, वो ले रखा है ऑलरेडी, आप वेल्डर की प्लेलिस्ट पे जाएंगे आपको मिल जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन बच्चों, विच ऑफ द ऑपरेटिंग वेरिएबल इन सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग कंट्रोल द आर्क लेंथ, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग वेरिएबल जो है बच्चों सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में आर्क लेंथ को कंट्रोल करता है? वेल्डिंग स्पीड, वेल्डिंग वोल्टेज, वेल्डिंग करंट, या इलेक्ट्रोड वायर एक्सटेंशन? तो याद रखिए बच्चों वेल्डिंग वोल्टेज, आर्क लेंथ को कौन कंट्रोल कर रहा है यहाँ पे? वेल्डिंग वोल्टेज, कौन कंट्रोल कर रहा है? वेल्डिंग वोल्टेज। क्लियर है? Which of the following operating variables is to be controlled to avoid more flux consumption in submerged arc welding? तो बच्चों यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, submerged arc welding में which of the following operating variables to be controlled to avoid more flux consumption in submerged arc welding? तो बच्चों कह रहा है इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग वेरिएबल जो है वो हम कंट्रोल करेंगे जिससे हम ज्यादा फ्लक्स के कंजप्शन को रोक सके इन सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग? वेल्डिंग स्पीड, वेल्डिंग करंट, वेल्डिंग वोल्टेज, या वेल्डिंग स्टिक आउट? तो यहाँ पे याद रखिएगा बच्चों ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी सेम है, दैट इज अ वेल्डिंग वोल्टेज, दैट इज अ वेल्डिंग वोल्टेज। कौन सा आंसर रहेगा हमारा? सी रहेगा, वेल्डिंग वोल्टेज। गाइडेड बेंड टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन, गाइडेड बेंड टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन, जो गाइडेड बेंड टेस्ट है बच्चों वो क्या निकालने के काम आता है? डक्टिलिटी, इंपैक्ट वैल्यू, टेंसाइल स्ट्रेंथ, या परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन? अच्छा क्वेश्चन है, आने वाले समय में पूछा जा सकता है। गाइडेड बेंड टेस्ट जो है वो किया जाता है बच्चों डक्टिलिटी के लिए, वो किया जाता है डक्टिलिटी के लिए। ए रहेगा इसका सही जवाब। द फ्यूजन इज प्रोड्यूस्ड बाय द हीट ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ कंसंट्रेटेड बीम कंपोज्ड प्राइमरीली ऑफ। तो यहाँ पे पूछ रहा है बच्चों, ठीक है ना, कि सलेन मुख्य रूप से बना एक केंद्रित बीम से प्राप्त गर्मी से उत्पन्न होता है। वेलोसिटी, वैक्यूम चैम्बर, वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन, या हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन? इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं लगता है, बट आंसर रहेगा इसका हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डी रहेगा इसका करेक्ट जवाब। द करंट रेंज टू वेल्ड विद 6.3 mm डाया वायर इन सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में आप सबको पता है बच्चों, जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है वो एक वायर होती है ना, वो एक कॉपर वायर होती है। तो वो कह रहा है द करंट रेंज टू वेल्ड, करंट रेंज क्या होगी अगर हम 6.3 mm डाया की वायर यूज कर रहे हैं, तो करंट रेंज जो है हमारी वो क्या रहेगी? तो करंट रेंज रहेगी बच्चों हमारी क्या, 700 से 1600 एम्पियर, 700 से 1600 एम्पियर। याद रखिए बच्चों सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग को सबमर्ज्ड आर्क इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो सबमर्ज्ड आर्क पूरा डूबा हुआ होता है, ऊपर से फ्लक्स की कोटिंग होती है पूरी, ठीक है ना। पाउडर फ्लक्स इसमें यूज करते हैं जिसको ग्रैनुलर फ्लक्स बोलते हैं, दानेदार फ्लक्स इसमें यूज करते हैं जो पूरा ढक के चलता है। तो ये सबसे ज्यादा सेफ वेल्डिंग होती है क्योंकि इसमें आर्क दिखता भी नहीं है, ठीक है ना, आपको पूरा कवर्ड मिलता है, सबमर्ज रहता है आर्क, तो आंखों में भी कोई टेंशन नहीं रहता, कोई भी इसे ऑपरेट कर सकता है बहुत आसानी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच डिफेक्ट कैन बी फाउंड बाय विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ द वेल्डेड ज्वाइंट? अगर हम डायरेक्ट आंखों से देख के कौन सा डिफेक्ट का पता लगा सकते हैं बच्चों वेल्डिंग ज्वाइंट में? ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। तो डायरेक्ट आंखों से देख के हम कैसे कौन सा डिफेक्ट जो है वो पता लगा सकते हैं बच्चों? तो ऑब्वियस सी बात है, जो आंखों से देखने में पता चल सकता है वो है कि अगर सही से जुड़ा ना है, सही से जुड़ा नहीं है मतलब लैक ऑफ फ्यूजन नहीं पता लग सकता। मिसअलाइनमेंट ऑफ पार्ट देखते ही पता चल जाएगा कि भैया सही से नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है, बाकी तो छोड़ ही दो फिर। तो बी रहेगा सही जवाब, बी रहेगा इसका सही जवाब। क्लियर है? इन मिग मैग वेल्डिंग अ लॉन्ग स्टिक आउट डिस्टेंस विल गिव द रिजल्ट ऑफ। मिग मैग वेल्डिंग में बच्चों जो हम एक लॉन्ग स्टिक आउट डिस्टेंस लेते हैं वो क्या हमें फायदा देता है? एक्सेस वेल्ड मेटल, लो वेल्ड मेटल, वेल्ड मेटल रफ, या वेल्ड मेटल स्मूथ? तो यहां पे अगर हम ध्यान रखेंगे तो ये हमें देता है वेल्ड मेटल रफ। सी रहेगा करेक्ट जवाब, सी रहेगा इसका करेक्ट जवाब। ठीक है बच्चों, 1 घंटा पूरा हो गया है आपका, ठीक है, हम 1.25 घंटे लगभग हमारे होने को आए हैं, ठीक है, और हम 100 क्वेश्चन के नजदीक है बच्चों,
ठीक है, पहला 100 का पढ़ाओ जब पूरा होगा फिर अगले 100 की तरफ हम तुरंत चलेंगे, तो रुकना नहीं है आपको बिल्कुल, ठीक है ना। हमने भी इस तरह से तैयारी करी है ताकि कोई गैप ना आए बीच में, समझ आ रही बात। बस आप लोग जुड़ते जाएं, कम से कम 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएं आप लोग भी बढ़ते जाएं, तभी थोड़ा सा हमें भी मनोबल आएगा कि हम क्वेश्चन आगे कराते रहेंगे, ठीक है। अपनी क्षमताओं से ज्यादा क्वेश्चन हम लेके आए हैं, वो हमारी क्षमताएं आप ही लोग बढ़वा सकते हो, बस अपना उत्साह दिखा के, क्लियर है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं बच्चों, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शील्डिंग गैसेस आर यूज्ड इन मिग मैग वेल्डिंग। मिग मैग वेल्डिंग में अलग अलग टाइप की गैसेस हम लोग यूज करते हैं। विच गैस प्रोड्यूसेस स्टेबल आर्क कंपेयर्ड विद अदर इनर्ट गैस यूज्ड इन मिग मैग। तो मिग मैग में बच्चों कौन सी गैस जो है वो ज्यादा स्टेबल आर्क प्रोड्यूस करती है एज कंपेयर टू अदर गैसेस के। तो हम सबको पता है बच्चों, आर्गन जो सबसे महत्वपूर्ण गैस होती है वो आर्गन है, ठीक है ना। सबसे महत्वपूर्ण गैस जो है वो आर्गन है, ठीक है ना, जो हमारे आर्क को ज्यादा स्टेबल बनाती है। कितने क्वेश्चन करवाओगे सर? बेटा देखो मैंने बोला ना, हमारी अपनी क्षमता 100-200 क्वेश्चन कराने की है, उससे भी ज्यादा क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं। तो अपनी क्षमताओं से ज्यादा हम लोग क्वेश्चन लेके आए, बस आप लोग हमारी क्षमताओं को खींचते रहें, तब तक क्लास चलती रहेगी। जहां हमें लगने लगेगा कि आपका उत्साह डाउन जा रहा है, हमारे भी क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। सीधा सीधा है बस, तो आप ही के ऊपर है कितना करना चाहते हैं, ठीक है। अगला है बच्चों, in electron beam welding to eliminate the defect of porosity which has to be adjusted। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में अगर हमें पोरोसिटी जैसे इफेक्ट को, जो किसके वजह से हो रहा था, गैस के फंसने की वजह से हो रहा था, है ना, तो पोरोसिटी जैसे इफेक्ट डिफेक्ट को अगर हमें कम करना है, अवॉइड करना है, तो हमें क्या एडजस्ट करना पड़ेगा? स्पॉट का साइज एडजस्ट करना पड़ेगा, डिफ्लेक्शन एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, स्पॉट्स का साइज एडजस्ट करना पड़ेगा, डिफ्लेक्शन एडजस्ट करना पड़ेगा, वेल्ड पेनिट्रेशन एडजस्ट करना पड़ेगा, या फोकल पोजीशन या फोकस करंट एडजस्ट करना पड़ेगा। तो बच्चों सबसे जरूरी चीज जो है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग है बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में अगर आपको यहाँ पे पोरोसिटी जैसे इफेक्ट को कम करना है, तो आपको फोकस जो है उसे सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या सेट करना पड़ेगा? फोकल पोजीशन और फोकस करंट। डी रहेगा सही आंसर, डी रहेगा सही आंसर। इन मिग मैग वेल्डिंग फिलर वायर इज यूज्ड। मिग मैग वेल्डिंग में फिलर वायर जो है वो यूज की जाती है। वाई द फिलर वायर इज कॉपर कोटेड। जो फिलर वायर होती है वो कॉपर कोटेड क्यों होती है? वो फिलर वायर जो है वो कॉपर कोटेड क्यों होती है? वाई द फिलर वायर इज कॉपर कोटेड। पहला है टू प्रिवेंट बेस मटेरियल रिएक्शन, बच्चों बिल्कुल नहीं। टू प्रिवेंट कंटामिनेशन बाय एटमॉस्फेयर, बाहर से एटमॉस्फेयर, ये भी नहीं, ठीक है ना। टू प्रिवेंट गैस शील्ड, तो बच्चों गैस शील्ड का मतलब नहीं है, कॉपर हम कर रहे हैं जंग को लगने से रोकने के लिए। टू प्रिवेंट रस्ट, टू प्रिवेंट रस्ट, डी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। इन फ्रिक्शन वेल्डिंग द स्टेशनरी पार्ट इज टू। फ्रिक्शन वेल्डिंग में बच्चों जो स्टेशनरी पार्ट है वो क्या है? इज टू रोटेट, बी आइडल, मूव टू एंड फ्रो, या मूव अप एंड डाउन। तो बच्चों फ्रिक्शन वेल्डिंग में आपको पता है, फ्रिक्शन वेल्डिंग में एक हमारा रोटेटिंग पार्ट होता है और एक हमारा जो है वो स्टैटिक पार्ट होता है। जो रोटेटिंग पार्ट होता है वो किसी प्राइम मूवर से कनेक्टेड होता है, मोटर जैसी चीजों से, जिससे वो रोटेट किया जाता है, और ये पार्ट जो है हमारा वो फिक्स रहता है ताकि इसके सरफेस को इसके सरफेस के साथ रब किया जा सके। तो वो कह रहे हैं फ्रिक्शन वेल्डिंग स्टेशनरी पार्ट इज टू, स्टेशनरी पार्ट जो है वो किस लिए होता है? इज टू रोटेट, बी आइडल, मूव टू एंड फ्रो, या अप एंड डाउन। तो बच्चों अप एंड डाउन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे टू एंड फ्रो, आगे पीछे हम लोग मूव कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? आगे पीछे हम लोग मूव कर रहे हैं हमारे, ये समझ लीजिए स्टेशनरी पार्ट तो हमारा जो हुआ एक जगह पे रोटेट, स्टेशनरी उस लेवल पे कह रहा है मेरे ख्याल से, रोटेट और बी आइडल, ठीक है, बी आइडल का भी नहीं है, ठीक है। इसमें बताएं बच्चों सही आंसर क्या होगा? भाई देखो मूव टू एंड फ्रो, ये जो है एक पार्ट आपका आगे पीछे मूव कर रहा है, ठीक है ना, और रोटेट कर रहा है। मेन करने का तरीका तो यही है, रोटेशन करते हैं हम साथ साथ, और हमारा एक आगे पीछे मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मेरे हिसाब से ये उस हिसाब से कह रहा है स्टेशनरी पार्ट आपका जो सिर्फ एक ही जगह रोटेट कर रहा है, आगे पीछे नहीं जा रहा है। तो जो एक ही जगह रोटेट कर रहा है बच्चों उसके लिए रोटेट ही होगा फिर। तो ये इस तरह कह रहा है, जो हमारा प्लेटफॉर्म फिक्स है, ठीक है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग है, और ये हमने तो इसको प्राइम मूवर यहाँ ना हटा के मैं इसको आगे पीछे बोल दे रहा हूँ, समझ लीजिए इसको टू एंड फ्रो ऐसे, ठीक है ना, इसको हटा देते हैं यहाँ से ताकि कंफ्यूजन ना हो किसी को, ये इस तरह से, ठीक है। ये इसकी बात नहीं कर रहा है, ये टू एंड फ्रो मोशन और अपनी जगह पे रोटेशन की बात कर रहा है, इस तरह से, ठीक है ना, ऐसे अपनी जगह पे एक रोटेट हो रहा है और ये, तो इसलिए रोटेट होगा इसका आंसर बच्चों, ए रहेगा इसका आंसर, रोटेट, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? ए, बिल्कुल सही बच्चों, ठीक है ठीक है, समझ गए मतलब सब लोग।
सही है। What defect generally occurs in submerged arc welding while welding with very high current? बच्चों कौन सा डिफेक्ट हमें देखने को मिलेगा सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में अगर हम हाई करंट से वेल्ड कर रहे हैं? तो बच्चों हाई करंट की जब भी बात आती है और ये ऑप्शन रहते हैं तो आंसर आपको अंडरकट को ही टिक करना होगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, इन सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेल्डिंग वोल्टेज, वेल्डिंग वोल्टेज के क्या चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ठीक है ना, क्या चीज वेल्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वेल्ड का साइज, बीड की विड्थ, वेल्डिंग स्पीड या बीड पेनिट्रेशन? तो बच्चों वेल्डिंग वोल्टेज से जो डायरेक्ट फर्क पड़ेगा वो पड़ेगा आपके बीड के साइज को, तो दैट इज बीड विड्थ आप कह सकते हैं, बी रहेगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, इन मिग मैग वेल्डिंग द आर्क वोल्टेज एंड ट्रैवल स्पीड इज स्लो विच डिफेक्ट? अगर आर्क वोल्टेज और ट्रैवल स्पीड हमारी स्लो रहती है तो कौन सा डिफेक्ट हमें देखने को मिलता है बच्चों? अंडरकट, ब्लो होल्स, वायर स्टक या वेल्ड ओवरलैप? तो याद रखिए बच्चों, अगर वेल्ड स्पीड हमारी स्लो है, ट्रैवल स्पीड और आर्क वोल्टेज भी स्लो है, तो दैट इज वेल्ड ओवरलैप होने का चांस जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। विच ऑपरेटिंग वेरिएबल इन सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग कंट्रोल द आर्क लेंथ? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग वेरिएबल बच्चों जो है वो आर्क वेल्डिंग में आर्क लेंथ को कंट्रोल करता है? वेल्डिंग स्पीड, वेल्डिंग वोल्टेज, वेल्डिंग करंट या इलेक्ट्रोड वायर एक्सटेंशन? बताएं बच्चों कौन सा जो है हमें देखने को मिलता है? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग वेरिएबल जो है वो आर्क लेंथ को कंट्रोल करेगा? तो बच्चों हमने पहले भी लिया है वेल्डिंग वोल्टेज, बी रहेगा सही जवाब। ये ले चुके हम लोग क्वेश्चन को। इफ वैक्यूम इज नॉट यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन्स विल गेट इंटरैक्ट विद द गैसेज एंड डिफ्यूज द बीम इन ईबीडब्ल्यू। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग बच्चों आपको पता है वैक्यूम में कराई जाती है, तो वो कह रहा है अगर वैक्यूम को हम ना यूज करें तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा गैस के साथ इंटरैक्ट करेगा। Where from these gases are coming to get interact with electron? वो गैस आ कहां से रही है इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करने के लिए? देखो ना क्वेश्चन कैसे सिचुएशनल बना रहा है इसमें बिल्कुल। वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में अगर मैं वैक्यूम ना यूज करूं तो हमारी जो इलेक्ट्रॉन है वो गैस के साथ इंटरेक्ट कर जाएंगे, लेकिन वो कह रहा है वो गैस आ कहां से रही है? क्या वर्क पीस से आ रही है, क्या स्कैटरिंग से आ रही है, एटमोस्फेयर से आ रही है, या मोल्टन वेल्ड जो वेल्ड मेल्ट कर रहा है उससे गैस निकल रही है? बताइए कहां से आ रही है? ऑब्वियस सी बात है बच्चों, अभी हमने वेल्ड तो किया ही नहीं है, तो वो किससे आ रही है? वैक्यूम से आ रही है और एटमोस्फेयर से आ रही है। वो वातावरण की गैसें हैं, है ना, उसी से बचाने के लिए हमें वैक्यूम क्रिएट करना। भाई हवा तो रहेगी ना, तो हवा ना रहे उसी के लिए तो वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं वहां पे, ठीक है ना, सी रहेगा सही जवाब। इन इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग द थिक प्लेट इज टू बी ज्वाइंड आर कैप्ट इन वर्टिकल पोजीशन। इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग में जो थिक प्लेट हमें ज्वाइन करनी है उसको वर्टिकल पोजीशन में रखा जाता है। एंड द इलेक्ट्रोड फिलर वायर इज फेड इनटू द मोल्टन स्लैग। इन विच पोजीशन द वेल्डिंग टेक्स प्लेस इन इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग? इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग में वेल्डिंग जो है वो किस तरीके से होगी? वर्टिकल होगी, फ्लैट होगी, ओवरहेड होगी या हॉरिजॉन्टल? तो बच्चों बताइए यहाँ पे वेल्डिंग हमेशा इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग में अगर हमने वर्टिकल पोजीशन में हमारा प्लेट को रखा है जिसको वेल्ड कर रहे हैं और इलेक्ट्रोड फिलर को जो है फीड किया जा रहा है मोल्टन स्लैग के इनटू द मोल्टन स्लैग में, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? तो वेल्ड हमारा फ्लैट बच्चों देखने को मिलेगा, फ्लैट वेल्ड जो है हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, यू हैव टू ज्वाइन टू प्लेट्स, हमें दो प्लेट ज्वाइन करनी है जिसकी थिकनेस जो है वो 100 mm है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न वेल्डिंग प्रोसेस यू विल सेलेक्ट टू गेट वेरी हाई प्रोडक्शन रेट? हमें विद स्क्वायर एज प्रिपरेशन, ओके, हमें यहाँ पे हाई प्रोडक्शन रेट के लिए कौन सी वेल्डिंग जो है वो सिलेक्ट करनी होगी इस प्रोसेस के दौरान, साथ साथ अगर स्क्वायर एज हमारा प्रिपरेशन है तो बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा द सुटेबल वेल्डिंग फॉर हाई प्रोडक्शन इज इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग, दैट इज सुटेबल इज इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग, आंसर ए रहेगा। व्हाट इज द साइज ऑफ अ गैस नोजल फॉर 1.5 mm डाया टंगस्टन इलेक्ट्रोड इन टिग वेल्डिंग प्रोसेस? टिग वेल्डिंग प्रोसेस में बच्चों साइज ऑफ नोजल अगर हमारा 1.5 mm डाया है, ये हमने क्वेश्चन नहीं, अच्छा थोड़ा डिफरेंट था वो, तो डाया टंगस्टन इलेक्ट्रोड का इन टिग वेल्डिंग, तो व्हाट इज द साइज ऑफ गैस नोजल? गैस नोजल का साइज क्या होगा? गैस नोजल का साइज जो है वो क्या होगा? तो याद रखिए गैस नोजल का साइज होगा 10 mm का डाया, 10 mm का डाया। विच वेल्डिंग टेक्निक डिड मेक इट सक्सेसफुल फॉर इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग? तो बच्चों इनमें से कौन सी वेल्डिंग टेक्निक जो है वो सक्सेसफुल होगी इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग के लिए? की होलिंग, सोल्डरिंग, वीविंग या वेल्डिंग? तो बच्चों बहुत आसान है, बहुत बार आपने वर्ड पढ़ा है की होलिंग। की होल क्रिएट किया जाता है बच्चों इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग के लिए ताकि सही जगह पे फोकस हो सके, तो ए रहेगा इसका सही जवाब। वोल्टेज लेस देन 50 वोल्ट्स कैन कॉज, बच्चों जहां पे हम 50 वोल्ट से कम वोल्टेज यूज कर रहे हैं उसके कारण क्या होगा? कैन कॉज शॉक, फैटल शॉक,
ठीक है, कैन नॉट कॉज फैटल शॉक, कैन कॉज फैटल शॉक अंडर सम कंडीशंस, अंडर ऑल कंडीशंस, नन ऑफ द अबव। तो बच्चों फैटल शॉक तो यहाँ पे रहेगा, तो आंसर तो ए भी सही है, लेकिन ये कह रहा है अंडर ऑल कंडीशन, तो हर कंडीशन में फैटल शॉक नहीं रहेगा, ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशन में रह सकता है, तो मेरे हिसाब से सी ज्यादा सुटेबल आंसर इसका रहेगा। तो जल्दबाजी में टिक मत कर देना, ठीक है, सुटेबल आंसर सी रहेगा। मोस्ट मटेरियल यूज्ड इन बिट, मतलब सॉरी, द मटेरियल यूज्ड इन बिट ऑफ सोल्डर आयरन, तो बच्चों सबसे आसान क्वेश्चन है, सोल्डर आयरन के लिए जो है हम लोग क्या बिट यूज करते हैं, ठीक है, मटेरियल यूज करते हैं बिट का, तो बिट का मटेरियल जो होता है बच्चों वो क्या कहलाएगा, दैट इज द कॉपर, ठीक है। अगला है हमारा, इन ब्रेजिंग द फिलर मेटल जनरली यूज, ब्रेजिंग में बच्चों कौन सा फिलर मेटल जो है वो हम जनरली यूज करते हैं, तो वो करते हैं हम कॉपर जिंक एलॉय, वो करते हैं हम कॉपर जिंक एलॉय। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अ ब्रेज जॉइंट इज, अ ब्रेज जॉइंट इज, बच्चों आखिरी 10 क्वेश्चन बचे हैं 100 के लिए, ठीक है, पहला 100 आपका कंप्लीट होने जा रहा है, ठीक है, उसके बाद अगले 100 की तरफ हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पे 91 क्वेश्चन है, ये 91st क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो कितना आसानी से आपने, अगर आपको ये 1-1.5 घंटा बोर ना लगाओ तो कितना आसानी से आपने कम से कम अपने 100 क्वेश्चन तैयार कर लिए, ठीक है ना, और आने पेपर में 80 हैं, तो क्या पता वो इसी 100 में से आ जाए या अगले 100 को मिला के आ जाए, बस यही मेहनत तो करनी है। तो ऐसी मेहनत अगर आप 200-300 कर लोगे तो क्या दिक्कत है। चलिए अगला है, अब ब्रेज जॉइंट इज, ब्रेज जॉइंट क्या है, वीकर देन शोल्डर जॉइंट है बच्चों, स्ट्रॉन्गर देन शोल्डर जॉइंट है, स्ट्रॉन्गर देन वेल्डेड जॉइंट है, या वीकर देन सिल्वर जॉइंट, सिल्वर शोल्डर जॉइंट है। तो बच्चों याद रखिए ये है हमारा स्ट्रॉन्गर देन शोल्डर जॉइंट, ब्रेज जॉइंट जो है वो स्ट्रॉन्गर देन शोल्डर जॉइंट है, ठीक है। प्रिंसिपल मटेरियल यूज्ड इन सोल्डरिंग आर, सोल्डरिंग में प्रिंसिपल मटेरियल कौन से यूज होते हैं बच्चों, टिन एंड लेड, टिन एंड कॉपर, कॉपर एंड लेड, या जिंक एंड लेड। तो बच्चों बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बार बार पेपर में आता है, दैट इज टिन एंड लेड, प्रिंसिपल मटेरियल यूज जो होते हैं वो टिन एंड लेड। अगला क्वेश्चन है, फॉर माइक्रो वेल्डिंग एप्लीकेशन द मोस्ट सुटेबल वेल्डिंग टेक्निक, माइक्रो वेल्डिंग, अगर बहुत छोटे लेवल पे हमें वेल्डिंग करनी है बच्चों कहीं पर, तो हमारी कौन सी वेल्डिंग टेक्निक जो है वो यूज होगी। तो बहुत आसान है बच्चों बताना, यहाँ पे देख लीजिए सबसे छोटे में हमारी कौन सी हो सकती है, सबसे छोटे में हमारी कौन सी वेल्डिंग टेक्निक यूज हो सकती है, तो इलेक्ट्रॉन बीम है बिल्कुल, लेकिन जब लेजर है तो बच्चों को सोचने की जरूरत ही नहीं है, लेजर से ज्यादा फाइन वेल्डिंग कौन करेगा, है ना, लेजर से ज्यादा फाइन कौन करेगा वेल्डिंग, ठीक है ना। तो सबसे सही क्या है, लेजर बीम वेल्डिंग, आपकी लेजर बीम वेल्डिंग। अगला है, एसिटाइलिन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ गैस, एसिटाइलिन जो है वो किस तरह की गैस है बच्चों, इनफ्लेमेबल है, इनएक्टिव है, असिस्टेंट गैस है, या नन ऑफ दीज। बच्चों एसिटाइलिन जो है वो हमारा एक तरह से फ्यूल है, ठीक है ना, तो दैट इज कॉल्ड, कैसी गैस है, हमारी ऑक्सीजन की हेल्प के साथ जल रही है ना, दैट इज कॉल्ड हमारी इनफ्लेमेबल गैस है ना, मेन फ्यूल तो यही है, ठीक है। तो ये हमारी ए रहेगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारे पास, Which of the following regulator does not have to be adjusted frequency, किस तरह के रेगुलेटर को फ्रीक्वेंटली जल्दी जल्दी एडजस्ट नहीं करना होता है, सिंगल स्टेज, डबल स्टेज, 3 स्टेज, या नन ऑफ दी अबव। तो याद रखिएगा यहाँ पे दैट इज डबल स्टेज, डबल स्टेज को हमें फ्रीक्वेंटली बार बार जो है वो एडजस्ट नहीं करना होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ प्रोसेस इज गैस कटिंग जनरली, गैस कटिंग जो है वो किस तरह की प्रोसेस कहलाती है बच्चों, मैकेनिकल, फिजिकल, केमिकल, या नन ऑफ दी अबव। तो बच्चों आप सबको पता है गैस कटिंग, गैस ही तो मेन चीज है, और गैस क्या है, एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही हीट जनरेट करती है, तो दैट इज उसको हम बोलेंगे केमिकल कटिंग, तो दैट इज सी रहेगा हमारा सही जवाब। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लेम हैज द हाईएस्ट वेलोसिटी, इनमें से किस फ्लेम की जो है वो सबसे ज्यादा हाई वेलोसिटी रहती है। तो एक है हार्डन फ्लेम, एक है सॉफ्ट फ्लेम, एक है डेटोनेशन। तो बच्चों याद रखें डेटोनेशन नाम ही इसलिए दिया गया है क्योंकि बॉम्ब की तरह डेटोनेट होता है ना, उस तरह से आगे बढ़ती है, दैट इज डेटोनेशन फ्लेम, जो प्रोपगेट करती है आगे पे, सी रहेगा करेक्ट आंसर। व्हाट इज द लिमिटेशन फॉर सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग प्रोसेस की कमी क्या है बच्चों, लिमिटेशन क्या है, लिमिटेड टू वर्टिकल पोजीशन, लिमिटेड टू नॉन फेरस मेटल, लिमिटेड टू ओवरहेड पोजीशन, लिमिटेड टू फ्लैट एंड हॉरिजॉन्टल फिलेट वेल्ड। जल्दी बताएं बच्चों, यहाँ पे पूछ रहा है आपकी सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग की सबसे बड़ी कमी क्या है, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग की। अब जो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग बच्चों आपको पता है सबसे सेफेस्ट है, लेकिन जो इसकी सबसे बड़ी कमी है कि ये सिर्फ फ्लैट और हॉरिजॉन्टली काट सकती है, ये सिर्फ जोड़ सकती है, ये सिर्फ इस तरह के फ्लैट, ठीक है ना। मैंने खुद काम किया हुआ है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में एक टाइम पे, तो वो इस तरह के फ्लैट स्ट्रक्चर्स को तो आराम से वेल्ड कर सकती है, लेकिन ओवरहेड वर्टिकल इनको नहीं कर सकती बच्चों, पूरी मशीन सेटअप ही ऐसा हॉरिजॉन्टल के लिए बना होता है। तो यहाँ पे यही दिक्कत सबसे बड़ी है कि इट इज लिमिटेड टू फ्लैट एंड हॉरिजॉन्टल फ्लैट वेल्ड ओनली, ठीक है ना। तो डी रहेगा इसका सही
जवाब। अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट इज विजुअल इंस्पेक्शन टेस्ट। बच्चों जैसा भी पूछा था आपको कि कौन सा टेस्ट ऐसा है जो आप आंखों से देख के बता देंगे बच्चों, तो वो टेस्ट होगा जो बिना तोड़े पता चल जाए, दैट इज नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, ठीक है ना, तो ए रहेगा इसका सही जवाब इनके ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, अगला है बच्चों वेयर डू वी कट 2 mm डेप्थ बाय हैंड सॉ टू कंडक्ट निक ब्रेक टेस्ट। अगर मुझे निक ब्रेक टेस्ट करना है किसी 2 mm की डेप्थ में, तो मुझे कहां पे कट करना होगा बच्चों? तो ऑब्वियस सी बात है, आपको करना होगा सेंटर लाइन ऑफ वेल्ड, कट अलोंग दी सेंटर लाइन ऑफ वेल्ड। क्या चेक करने के लिए? अगर आपको निक ब्रेक टेस्ट करना है तो आपको कट करना होगा कट अलोंग सेंटर लाइन ऑफ दी वेल्ड, कट अलोंग सेंटर लाइन ऑफ दी वेल्ड। तो ये हुए बच्चों आपके 100 क्वेश्चन पूरे। बस मैं कहूंगा जुड़ते जाइए अगले 100 क्वेश्चन के लिए। देखें आप कितनी देर में अगले 100 क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए बच्चों, तो यहां पे हमारे ये